हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाने कहां गया है? दो जगह पे हमें कहा गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। एक आपको कंपनीज एक्ट में कहा है, इफ यू रिमेंबर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने पढ़े थे उस चैप्टर में हमने देखे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा क्या क्या होता है। बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी था और एक नोट्स टू अकाउंट होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनीज एक्ट में एक जगह कहा गया कि हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, और दूसरी जगह हमको कहां पे कहा गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कहा गया। लेकिन कंपनीज एक्ट में यह भी बताया गया है कि किस किस को ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, उसके बारे में हम भी बात करेंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या कहा है कि किसको बनाना और किसको नहीं बनाना है, उसके बारे में बात करेंगे। इट मींस पहले हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर इसके लॉजिक पे आएंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। First, as per Companies Act, following companies are not required to prepare cash flow statement। कंपनीज एक्ट के हिसाब से इन कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। नाउ पहली चीज, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है क्या? बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मैं बात कहूं, कौन कौन सी चीज कवर होती है? हमने एक देखे बैलेंस शीट, फिर देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर तीसरी चीज होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर एक होता है नोट्स टू अकाउंट। तो ये चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। अब इस शेड्यूल 3 ने तो हमको बता दिया बेटा कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है। तो इसका तो हमें बता दिया, इसका फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन स्टाइल किसने बताया? शेड्यूल 3। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको शेड्यूल 3 नहीं बताता। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमको जाना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पे। AS3 हमको बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। अब क्या इसका और कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका हिस्सा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सो यहां पर मैं भी एज पर कंपनीज एक्ट फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कंपनीज एक्ट में ऐसी 3 कंपनी को कहा है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। वो कौन सी कंपनी जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है? पहला ओपीसी। व्हाट इज ओपीसी? 1 पर्सन कंपनी। में ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1 पर्सन कंपनी पढ़े होंगे आपने लॉ में, इसमें एक ही डायरेक्टर होता है। 1 पर्सन कंपनी। सेकेंड, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी को भी उन्होंने कहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेरे दिमाग में आता है कि सर स्मॉल कंपनी कौन है? जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन करा गया होगा कि स्मॉल कंपनी कौन है जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सर जो स्मॉल कंपनीज है, आप ये लॉ में पढ़ोगे, वैसे लॉ का पार्ट है लेकिन ठीक है, जिसका पेड अप अप टू 50 लाख, पेड अप कैपिटल कितना है उसका? 50 लाख तक के, उसके ऊपर नहीं। एंड सेल्स और टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़, टर्नओवर जिसका 2 करोड़ तक है, तो ये स्मॉल कंपनी है। तो इसका मतलब जिसका जो कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ तक है
और उसका पेड अप कैपिटल 50 लाख था, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है? कंपनीज एक्टिव तो स्मॉल कंपनी, तो उसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी कंपनी जिसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं बेटा, वो है डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी वो रहती है जो इनएक्टिव है, नाम की, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, तो डॉर्मेंट कंपनी। तो ये तीन कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें किसने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है तीन कंपनी को? ये तो हमको कंपनीज एक्ट में बोला गया कि इनको जरूरत, आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी और कोई भी बताता है कि किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है। अभी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू होने के, अब वहां पर आप देखेंगे पहले दिन वही डिस्कस होता है कि एप्लीकेबिलिटी, कि भाई किसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। तो वहां पर भी बताया गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। तो वहां पे बताया गया बेटा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, small and medium sized company are not required to prepare cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स में जाऊं तो वहां पे मुझे कहा जाता है बेटे कि जो भी स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज है उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब वैसे मैं आपको स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी क्या होती है वो एस का पार्ट है, वो एस में डिस्कशन होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं बेटा उसमें से कुछ क्राइटेरिया, उसमें से एक क्राइटेरिया अगर टर्नओवर 50 पिछले लास्ट ईयर अगर टर्नओवर आपका 50 करोड़ से नीचे है तो आप कौन हो? स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। आप कौन हो बेटा? स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। और अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है बेटा तो फिर आप कौन हो गए? फिर मीडियम स्मॉल एंड मीडियम साइज आप कंपनी नहीं रहे, आप फिर बड़ी कंपनी हो गया। तो भाई यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी कौन सी? स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाता हूं तो मुझे कहता है कि उस कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे है, ऐसा ये कहता है मुझे। अब मैं कंपनीज एक्ट में आता हूं तो वो मेरे को बोलता है कि वो स्मॉल कंपनी, वो कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे। अरे भाई वो कहता है 50 करोड़ के नीचे अगर रहा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाओ, ये कहता है कि 2 करोड़ के नीचे रहा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाओ। तो याद रखना ये क्या है बेटा? ये है लॉ। ये क्या चीज है? ये है लॉ। तो ये कानून है और ये क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ख्याल रखना जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, अगर किसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है? लॉ में और एएस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है बेटा, तो कौन प्रिवेल्स? तो आप किसको इंपॉर्टेंस देते हो? लॉ को, ना ही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। अब मैं यहां पे आया, मुझे कंपनीज एक्ट कहता है कि नहीं स्मॉल कंपनी अगर दो, मतलब इसका मतलब है कि 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हुआ, 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हुआ तो यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। वहां पे वो बोलता है नहीं 50 करोड़ के ऊपर हुआ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बनाना है। वहां पे आप देखोगे एएस में स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी का किसे कहते हैं, उसमें से क्राइटेरिया बताया कि 50 करोड़ तक टर्नओवर तो स्मॉल कंपनी, मीडियम साइज कंपनी। इसका मतलब उससे ऊपर टर्नओवर हो गया 50 करोड़ के ऊपर तो फिर मेरे को क्या करना है? फिर तो मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां पे बनाना है। यहाँ पे 2 करोड़ के ऊपर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज 2 करोड़ के ऊपर हो गया, 2 करोड़ के ऊपर हो गया, अगर सपोज मैं बोलता 5 करोड़ मेरा टर्नओवर, इसके हिसाब से बनाना है क्योंकि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो स्मॉल कंपनी नहीं रही तो मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके हिसाब से नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि वो तो 50 करोड़ के ऊपर होगा फिर बनाने का कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये तो गड़बड़ होगी ना कि वो कहता है कि 50 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हुआ तो आप कैश फ्लो बनाओ, ये कहता है 2 करोड़ के ऊपर हुआ तो कैश फ्लो बनाओ। तो सपोज एग्जाम्पल मेरा 5 करोड़ हो गया तो इसके हिसाब से तो बनाना है क्योंकि 2 करोड़ के ऊपर हो गया, उसके हिसाब से नहीं बनाना है क्योंकि 50 करोड़ से ऊपर नहीं हुआ। तो क्या करो? लॉ कुछ और कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है।
तो बेटा जब लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो हम कौन प्रिवेल करता है? लॉ। लॉ को हम इंपॉर्टेंस देंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। तो ये तो ऐसी बात होगी, 2 करोड़ के ऊपर भी टर्नओवर हुआ तो आपको क्या करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल कंपनी फिर नहीं रहेंगी। तो अब किसको इंपॉर्टेंस देंगे? लॉ को। ओके, अब आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ये हमने लिखे, ओके, उसके आगे एक नोट लिख लो, ठीक है, नोट लिख लो। We should consider requirement of accounting standard, so requirement of Companies Act, requirement of Companies Act 2013, because accounting standard cannot overrule the requirement of Companies Act। तो ओवररूल उसको नहीं कर सकता, तो आपको कंपनीज एक्ट को ही ध्यान में रखना रहेगा। तो समझ में आई चीज बेटा? यहां पे आपको इसमें हमको यहाँ पे कब कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 करोड़ के ऊपर का हुआ तो स्मॉल कंपनी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब आपको एक और मजे की चीज बताऊं, ये जो स्मॉल कंपनी किसके बारे में बात कर रहा है पता है आपको? ये बात कर रहा है बेटा आपको पब्लिक, ये प्राइवेट कंपनी, किसको एप्लीकेबल रहता है? ये एप्लीकेबल रहता है सिर्फ प्राइवेट कंपनी को। इसका मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल रहता है। इसका मतलब बेटा स्मॉल कंपनी में प्राइवेट कंपनी आ रही है, तो पब्लिक कंपनी को तो फिर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही है फिर तो, फिर क्योंकि ये 3 एग्जम्प्ट है, बाकी सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो ये स्मॉल कंपनी किसको एप्लीकेबल है? प्राइवेट कंपनी। तो फिर बेटा पब्लिक कंपनी जो अगर रही आपकी, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो फिर तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, फिर तो कितना भी टर्नओवर उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही होगा। वैसे आपको ये कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है इस चैप्टर में ये सब चीजें, लेकिन आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन ये चीज आती है कि सर क्यों मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब बना रहा हूं, क्यों मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, क्या जरूरत थी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, क्या इसके पीछे का लॉजिक है? तो अब हम लोग देखते क्या लॉजिक है। मैंने कहा कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सपोज ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स दिया हुआ है, मान लो मैं हाइपोथेटिकल कुछ ले, तो सेल्स दिया हुआ है मेरे को 25 करोड़। इसमें से मैंने बोला कि एक्सपेंसेस माइनस करो, एक्सपेंसेस माइनस करे 15 करोड़ के, तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ गया 10 करोड़। मैंने कहा टैक्स भी माइनस कर दो, सपोज टैक्स था 30%, तो 3 करोड़ टैक्स भी माइनस हो गए, तो बचा कितना? 7 करोड़। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने बोला अरे वाह, मेरा तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7 करोड़, मैंने इतना पैसा कमाया हूं। मैंने गया और मैंने देखा कि बैलेंस शीट में मैंने देखा जाके, और वहां पे देखने लगा मैं कि मुझे ये तो पता चले कि मेरा यहाँ पे कितना है कैश। यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे सपोज सिर्फ रखी हुई है मेरी 52 करोड़। कितनी कैश रखी हुई? 2 करोड़। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, मैंने कमाया तो 7 करोड़ हूं और मैं बैलेंस शीट में जाके देखता हूं तो मेरा नेट प्रॉफिट तो दिख रहा है 7 करोड़, टैक्स भी पे कर दिया, एक्सपेंस भी हो गए, तो भाई 7 करोड़ दिख रहा है। वहां पर क्या हुआ? वहां पे तो 2 ही करोड़ दिख रहा है। मैंने मेरा अकाउंटेंट को बुलाया और मैंने कहा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 करोड़ और वहां पे कितना है? सिर्फ 2 ही करोड़ है। तो बोले सर सही बात है, आपने प्रॉफिट तो हुआ 7 करोड़ लेकिन कैश इसलिए 2 करोड़ हो रहा है कि अवेलेबल दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, क्योंकि आपने खर्च भी तो करे होंगे। बोले कहाँ खर्च किए? ये देखो ये खर्चे तो लिख दिए ना, यहाँ पे खर्चे तो लिख दिए, और कहाँ खर्च किए होंगे? बोलते नहीं सर कुछ और भी तो खर्च किए होंगे। जैसे कि मैं बैलेंस शीट में सोचने लगता हूं कि मेरी यहां पर होता है फिक्स एसेट मेरी यहाँ पे, मैंने पीपी, मैंने इसमें भी तो खर्च किया, मैंने कुछ एक प्रॉफिट हुआ, मैंने कुछ फिक्स एसेट परचेज कर, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा,
ये भी तो हो सकता है भाई कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मैंने यहां पे खर्च किया, उन चीजों में क्या किया, खर्च किया, तो सही है। तो आपको यहां पे दिख रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़, इसीलिए आपको कैश वहां पे कम दिख रहा है। बहुत से रीजन है, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर, फिक्स एसेट खरीद लिया तो पैसा चले गया, इन्वेस्टमेंट खरीदा तो पैसा चले गया, लोगों को कुछ लोन एंड एडवांसेस दे दिया तो पैसा चले गया। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मेरा शेयर कैपिटल है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस है, फिर मेरे लोन है, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर ठीक है, ये मेरे पास कैश इतना था, तो मेरे पास प्रॉफिट इतना, सॉरी 7 करोड़, मेरे पास कैश अभी बच रहा सिर्फ 2 करोड़। तो मैंने कहा रीजन क्या, ये गए कहां पे? तो बोले सर आपने, मेरा अकाउंटेंट कहता है कि आपने ये चीजें खरीद रखी, इस साल खरीदी, तो आपका आउटफ्लो हुआ, ये पैसा गया। मतलब बात तो सही है, पैसा गया, लेकिन वो कहता है सर कुछ पैसा आया भी तो होगा। मतलब और कहां से पैसा आ गया भाई? जो कमाए वहीं से तो पैसा आएगा ना, और कहां से पैसा आएगा? बोले नहीं नहीं सर, आप शेयर कैपिटल देखो, आपने शेयर्स इश्यू कर, अरे वाह, इसका मतलब मैंने शेयर्स इश्यू करा हो तो मेरे पास पैसा आया, इसका मतलब मैंने लोन बोरो किया तो मेरे पास पैसा आया। तो मेरे पास कैश का मूवमेंट, इसके अलावा भी कैश का मूवमेंट हुआ, इसके अलावा भी कैश का मूवमेंट मेरे पास हुआ है। मेरे पास शेयर्स इश्यू करने पे पैसा आया, लोन बोरो करने पे पैसा आया। अब पैसा आया तो जरूर है, लेकिन अब आप सोचो शेयर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, कि पैसा कब आता है? जब मैंने शेयर्स इश्यू किया तो मेरे पास पैसा आया, जब मैंने लोन बोरो किया तो मेरे पास पैसा आया। लेकिन क्या वो पैसा वापस भी जा सकता है क्या? बिल्कुल। अब आप खुद सोचो, आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की पढ़े हो, तो आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे तो पैसा वापस जाएगा, मैं मुझे वापस देना, मैं कंपनी हूं, मुझे वापस देना पड़ेगा। मैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करूंगा, वो भी तो लोन ही है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करूंगा तो पैसा फिर से मुझे आउटफ्लो होगा, देना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर के लिए यूज होता है, वो आप ग्रुप 2 में पढ़ोगे। सो बाय बैक ऑफ शेयर्स, वापस लिया शेयर, तो फिर मैंने पैसा दिया, अरे ये फिर आउटफ्लो हो गया। इसका मतलब मेरे पास, अगर मैं कहता लोन मैंने लिया था तो मेरे पास पैसा आता, लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन किया फिर तो मेरे पास से पैसा गया। तो यहां पे भी पैसा आया और गया। तो आप कैश फ्लो में भी बोलोगे बेटा कि कुछ पैसा इनफ्लो हुआ है, कुछ पैसा आउटफ्लो हुआ है। यहां लोन में भी कुछ इनफ्लो हुआ है, कुछ आउटफ्लो हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मेरा ये 7 करोड़ है, यही कैश है। दूसरी चीज एक और, अभी मैं बाद में थोड़ी देर पे आता हूं, वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जरूरी नहीं ये 7 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो आपका 7 करोड़ कैश भी जनरेट हुआ। वी फॉलो अक्रूवल। हो सकता है बेटा यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है आपके कुछ अक्रूवल बेसिस पे आपने एंट्री पास कर रखे तो वो पेमेंट भी नहीं हुई उसकी। तो अभी सपोज ये 7 करोड़ प्रॉफिट है मेरे पास, और ये 7 करोड़ प्रॉफिट में मगर मेरे पास कैश वहां पे दिख रहा है बेटा 2 करोड़। तो ये 7 करोड़ और वो 2 करोड़ में फर्क आ रहा है। क्यों आ रहा है 5 करोड़? मैं आपको उसके रीजन बताता हूं। 5 करोड़ का अंतर इसलिए आ रहा है, पहला क्योंकि वी फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां 7 करोड़ है तो कैश भी 7 करोड़ से जनरेट हुई है मेरी। मैं तो अक्रूवल सिस्टम अकाउंट, यू नो द आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी, हम सैलरी में ऐड कर देते, सैलरी को बढ़ाते अक्रूवल सिस्टम में, लेकिन हमने उसकी पेमेंट ही नहीं करे। पेमेंट करे क्या? नहीं, कैश तो गई नहीं है। तो वो एक रीजन है इसमें और उसमें डिफरेंस आने का। और भी रीजन है क्योंकि आपने ऐसी कई चीजें करे हुए, जैसे आप खुद सोचो, इस तरीके से एनालाइज करो इस बैलेंस शीट को। ये जो मेरे सामने फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट है वो तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो तो P&L में कहीं पे असर ही नहीं दिखा रहा। तो वहां पर मैंने कोई चीजें खरीदा हूं बेटा, तो ये जो पैसा आपके पास आया, आपने कोई चीजें वहां पर खरीदे भी हो तो आपके पास से पैसा गया। तो मैंने अगर ये चीजें खरीदा होगा बेटा, तो मेरे पास से पैसा गया है। आउटफ्लो, आउटफ्लो जब भी इस चैप्टर में वर्ड यूज करूंगा मतलब पैसा गया है। तो मैंने खरीदा हूं तो मेरे पास से आउटफ्लो हुआ। लेकिन वंस इन ब्लू मून ऐसा भी हो सकता है कि मेरी पीपी बहुत पुरानी हो गई, खराब हो गई, फिक्स्ड एसेट खराब हो गई, तो मैंने उसे बेच दिया अगर, तो इनफ्लो भी हुआ होगा, पैसा आया भी होगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट बेचा होगा तो भी पैसा आया होगा, तो वहां पर भी पैसा आना जाना हुआ होगा। यहां पर भी अगर शेयर कैपिटल की बात करूं, अगर मैंने इश्यू किया तो पैसा आया होगा, लोन बोरो किया तो पैसा आया होगा। लेकिन मैंने अगर रिडेम्पशन ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया तो पैसा वापस गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर किया तो पैसा वापस गया, बाय बैक ऑफ शेयर्स किया तो पैसा वापस गया, फिर हमने रीपेमेंट ऑफ लोन की तो पैसा वापस गया। इसका मतलब ये कैश के अलावा कुछ और कैश के मूवमेंट हुए उन एक्टिविटीज में जो बैलेंस शीट में दिख रही है। इसीलिए हमारा इसमें और कैश जो बैलेंस शीट में दी उसमें क्या दिख रहा है बेटा? डिफरेंस दिख रहा है। तो मैंने बोला फिर दिक्कत क्या, चाहते क्या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन्हें किस तरह की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, कैसी इंफॉर्मेशन वो जानना चाहते? तो वो चाहते बेसिकली इस तरीके से इंफॉर्मेशन उनको पता रहे, और मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है कि उनको ये पता रहे कि कहां से कैश कितनी जनरेट हो रही है, ताकि वो डिसीजन ले पाए। व्हाट डज इट मीन कहां से कैश कितनी जनरेट हुई है?
मैं चाहता हूं कि मुझे इंफॉर्मेशन पता रहे कि 3 एक्टिविटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बांटा है, आपकी पूरी एक्टिविटीज जो बिजनेस की उसको 3 एक्टिविटी में बांटा है, तो एक्टिविटी वाइज चाहिए। तो मैंने बोला एक काम करो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपने देखी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। मैं इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गया, मैंने कहा देखो ये मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। दिक्कत क्या है भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको यही चाहिए ना भैया, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, फ्लो ही पता लगाना है ना, कैसा पैसा आ रहा है कैसे जा रहा है। मतलब दिक्कत क्या है, ये लो टू ओपनिंग बैलेंस, इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस है मेरा, ओके, यहां पे सारी की सारी रिसिप्ट हुई है, यहां पे सारी की सारी पेमेंट हुई है, और यहां पे मेरा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे क्या आ गया मेरा, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये आ गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। मैंने कहा दिक्कत क्या है, ओपनिंग बैलेंस मुझे पता है, क्लोजिंग बैलेंस ये लो ना आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही दे दो ना यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, देखते रहो जाओ कितनी, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि उनको, वो चाहते हैं मूवमेंट पता चले, कैश की कितनी मूवमेंट हुई है, कितना आया कितना गया, उसमें तो सब आ जाएगा ना। फिर इधर पैसा आया गया आया पता चल जाएगा, इसमें से पैसा आया गया पता चल जाएगा, यहाँ पैसा आया गया पता चल जाएगा, वो भी जो भी पैसा आया गया पूरे साल वो पता चल जाएगा। मतलब ये लो, मतलब मैनेजमेंट को दे दो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दे दो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उनको कहना देखते रहो पता चल जाएगा। वो बोले ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा, भाई छोटी कंपनी रही तो ठीक है, बड़ी कंपनी रही तो इतना बड़ा सा कैश फ्लो आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया हमको 500 पेजेस का, अभी कहां देखे उसमें से, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर से आया किधर से गया। तो भाई इसीलिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने भी कहा हमको वैसा नहीं चाहिए कि कितना आया और कितना गया सिर्फ टोटल बता दो, ना ना ना, हाँ हमको समराइज फॉर्म में चाहिए। लेकिन हमें आप ये बताओ कि 3 एक्टिविटी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इस इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को बांटा। ये एक्टिविटीज को हमारी जो बिजनेस में होती है उसे 3 एक्टिविटी में हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट ने बांटा है। कौन सी 3 एक्टिविटीज आप एक्टिविटी वाइज आपको चाहिए कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया है। तो मैं कहता हूं आपको, एक मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है हम थोड़ी देर में बात करेंगे, चिंता नहीं करना। एक होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो कहता है हमें ये बताओ आप कि इन एक्टिविटी वाइज कितना पैसा आया है, ये बताओ आप। ये एक्टिविटी वाइज चाहिए मेरे को कि ऑपरेटिंग से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आया, और इन्हीं एक्टिविटी से कितना गया। पेमेंट बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझाने लिख रहा हूं बेटा, बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना गया। मुझे एक्टिविटी वाइज चाहिए ताकि मैं डिसीजन ले पाऊं, मुझे मदद करे, मुझे ये तो पता चले कि मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हो रहा है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है। मुझे ये तो पता चले कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। मुझे ये तो पता चले कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है कितना जा रहा है। ये हमें जरूर मदद करेगा। अगर मैं कहता हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जिसमें आप व्यापार करते, जिसमें आप बिजनेस कर रहे, उन एक्टिविटी से, परचेज सेल एक्सपेंसेस, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उन चीजों से आपकी कैश कितनी जनरेट हुई है। अगर उसमें आपको कैश सरप्लस दिखता है, जितना आया और गया कम है, कैश दिखता है ज्यादा, तो भाई आप बिल्कुल डिविडेंड बांटो ना, डिविडेंड बांटो तो एक अच्छा साइन है। लेकिन मुझको ऐसा दिखता है नहीं उससे ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा कैश तो मेरा जनरेट हुआ लोन लेने से, तो वो अच्छा साइन नहीं है कि आपका कैश जो ज्यादा आया है वो जो तो लोन लेने से आया है, भाई वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो तो अच्छा साइन नहीं, आप लोन बहुत ले रहे हो। तो हमें ये मैनेजमेंट को भी डिसीजन में मदद करता है, और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देखते हैं उन्हें भी ये समझ में आता है कि हम लोग कंपनी किस जगह से कितनी कैश जनरेट कर रहे हैं। तो मैं कहने लगा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बता देंगे ना कितना आया कितना गया। बोले पहली बात, वो तो पूरे साल का होगा, बड़ी कंपनी तो बहुत बड़ा उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, वो पॉसिबल नहीं है, हजारों पेजेस का वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। तो हमें उसको समराइज करो। बोले पहले कैसे समराइज करो, हमें ये बताओ कितना आया
एक्टिविटी वाइज और कितना गया एक्टिविटी वाइज। एक एक एक्टिविटी का बताना अलग अलग। ऑपरेटिंग से आया गया कितना, इन्वेस्टिंग से आया गया कितना, और फाइनेंसिंग से आया गया कितना, हमें ये बताना रहेगा। तो अब हम एक्टिविटी वाइज तो बता देंगे कितना आया और कितना गया। तो क्या इसी तरह से बता दूं मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट ओपनिंग इतना था और इतना आया, एक्टिविटीज वाइज इतना गया और क्लोजिंग इतना है? बोले अरे नहीं 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 सर, इतने बुरे तरीके से थोड़ी ना बताओगे। इसके लिए तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ले आए ना। वो बोलता है ना हमको, क्या बोला उसने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका है। ये तो हमने समझाने बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरह है, लेकिन उसका बनाने का तरीका है। तो मैंने बोला मैं कैसे बनाऊं मैं, तो उसने कहा आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो बताता है कि आपको किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ऐसी चालाकी करने की कोशिश नहीं करना कि हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया बेटा, ओपनिंग लिख दिया, एक्टिविटी वाइज कितना है कितना गया, क्लोजिंग कर दी। ना 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 ना, हमको प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है वो किसने सिखाया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने बताया कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाने का है। तो हमें कहां जाना पड़ेगा बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना देखने हमको जाना पड़ेगा AS3 में। वो बात सही है, हम तो देखेंगे ना किस तरीके से बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो एक सेकंड डिस्कशन है। लेकिन पहला डिस्कशन बेटा मेरे दिमाग में ये आता है कि ठीक है हम वहां पर चले भी जाएंगे, लेकिन पहला डिस्कशन मेरा आता है कि मुझे ये तो बताओ आप कि ये ओपनिंग बैलेंस किस चीज का होता है। ये क्या मतलब होता है बेटा? क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या चीज होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या चीज होती है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या चीज होती है? इनका अर्थ क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, वो मुझे समझना जरूरी है। इसका मतलब हमारा अभी कुछ देर में जो डिस्कशन चलेगा, आज तो मुझे लगता भी नहीं कि मैं मेन क्वेश्चंस पे आ पाऊंगा। आज हम लोग को बैकग्राउंड के बारे में बात करना है, और आज आपको इतना ही सिखाना रहेगा मुझे कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, और इन पे आपको क्वेश्चंस कराना, एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस कुछ करेंगे। लेकिन सिर्फ हमें ये पहचानना है आज के डिस्कशन में कि एक्टिविटी कैसे पहचाने की ये एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग कैसे पहचानूं। ठीक है, तो उस चीज पे तो मैं आऊंगा कि किस तरीके से एक्टिविटी पहचानना है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आप यहां पर आता हूं बेटा अभी कि एक और चीज आपसे कहना था। अब मुझे AS3 ने डिफाइन करा ये एक्टिविटी की मीनिंग क्या है इन लोगों, तो उस पर तो हम डिस्कशन करेंगे बेटा। इसका मतलब मेरा अभी यहां पर अगर मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं कि मेरा जब ये फ्लो होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, तो वो एक्टिविटी को अफेक्ट करना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर इनफ्लो और आउटफ्लो एक्टिविटी को अफेक्ट करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सपोज मैं कहता हूं बेटा कि मेरा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अभी मेरा ओपनिंग बैलेंस यहां पर एक मैं फिगर ले लेता हूं, सपोज 100 है। कितना ओपनिंग बैलेंस बेटा? 100। अब वो आपको एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन में बताएगा। सपोज मैं यहां पे भी लिख देता हूं, अभी उसने यहां पे लिखा ऑपरेटिंग से 50 आया, इससे 50 आया, इससे 30 आया, यहाँ पे 40 गया 40, यहाँ पे 35 गया, और यहाँ पे 25 गया। तो क्लोजिंग कितना बचेगा बेटा? तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है बेटा 130। अब इस चीज को अच्छे से हम समझेंगे। तो मैंने कहा ओपनिंग इतना था 100, फिर एक्टिविटी वाइज इतना इनफ्लो हुआ, एक्टिविटी वाइज उतना आउटफ्लो वगैरह, बचा कितना? 130। अब होगा क्या यहाँ पे? मैं कहता हूं सर कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इस चीज को अच्छे से समझेंगे आप। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस मैंने वहां पे 100 लिख रखा, ठीक है। और मेरा क्लोजिंग बैलेंस मैं कहता हूं, क्लोजिंग बैलेंस मैंने कितना लिख रखा? क्लोजिंग बैलेंस 130 लिखा। अब आप मुझे बताओ ये ओपनिंग से बड़ा ना, ओपनिंग से क्लोजिंग में कितने में फर्क है? 100 था मगर साल के आखिरी में 130 हो गया। तो ये कितने से बड़ा? 30 से बड़ा। कितने से बड़ा बेटा? 30 से बड़ा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, ये 30 से बड़ा। इसका मतलब इस साल जो मेरी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ उसमें इंक्रीज हुआ 30 से, क्योंकि ओपनिंग जब साल के शुरुआत में 100 है कैश, साल के आखिरी में 130 है, तो कितने से बड़ी? 30 से बड़ी। तो 30 कैसे बड़ी? आपकी एक एक्टिविटी थी बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप बताओ उसमें इनफ्लो कितना हुआ? 50। आउटफ्लो कितना हुआ? 40। अगर इनफ्लो 50 हुआ, आउटफ्लो हुआ 40, तो कितने से इंक्रीज हुआ? 10 से। अब हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास आया इस साल 50, गया कितना? 35।
तो 50 आया, 35 गया, कितने बचे यहाँ पे? 15। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी था कितना? आया कितना? 30, गया कितना? 25। तो ये 5। जरा टोटल करो ये तीनों आइटम की, कितनी आ रही है तीनों आइटम की टोटल? 30 आ रही है ना। तो वो जो 30 आपका ओपनिंग 100 था, साल के आखिरी में 130 हुआ, तो कितने से बढ़ा बेटा? 30 से। इसका मतलब वो 30 से इसकी वजह ऑपरेटिंग में 10 से बढ़ा, इन्वेस्टिंग की वजह से 15 से बढ़ा, और यहाँ पे 5, तो टोटल कितने? 30 से। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, हम एक्टिविटी वाइज निकालेंगे कहां पे कितना बढ़ा और कहां पे कितना कम हुआ। तो अगर ये जितने से यहां पे बढ़ा उतना ही आपका ओपनिंग और क्लोजिंग का अंतर आना चाहिए। तो ये क्रॉस चेक हो जाता है। अगर एग्जामिनेशन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, जितने से आपका ये एक्टिविटी से नेट बढ़ा है उतना ही आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होना चाहिए। समझ? मगर कभी ये हो सकता है कि नेगेटिव भी आ जाए। ये नेगेटिव कैसे आ सकता है ये भी मैं आपको बताता हूं। मैं कट करके बताता हूं तो आपको समझेगा। मैं सपोज यहां पे कहता हूं बेटा 130 के बदले में मैं इसको 80 ले लेता हूं, तो ये पॉजिटिव नहीं, ये 20 नेगेटिव आएगा। साल की शुरुआत में था 100, साल के आखिरी में 80, तो 20 से कम हुआ। अब 20 से कम हुआ तो कैसे? अब यहाँ पे थोड़ी सी फिगर चेंज करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अभी मैं फिगर चेंज करता हूं, एक मिनट रुकना। ये कर लेते हैं हम लोग, इसको मैं आउटफ्लो बता देता हूं 70, तो ये आ जाएगा -20। तो फिर वो कितना हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो गया, नहीं और कम करना पड़ेगा। ओके, जस्ट 1 मिनट। नेगेटिव 50 से ना, 1 मिनट, इसको 100 कर दो बेटा। 100 कर दिया मैंने इसको, ठीक है? नहीं, 1 मिनट, सॉरी, इसको अपन कर देते 90, अब हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ 40 को कट करके, इसको मैंने कितना कर दिया बेटा? 90। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, 40 आया ना नेगेटिव, ये 40 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आउटफ्लो 40। तो कई बच्चे बोलते अरे सर ये कैसा मैजिक हो गया, आए 50 गए 90, ऐसे तो कभी नहीं पड़ा। अरे भाई कुछ ओपनिंग बैलेंस भी पड़ा हुआ था ना, दूसरे एक्टिविटीज का भी सरप्लस था, तो वहां से गया होगा। तो आपके तो ओपनिंग भी पड़ता, वहां से आउटफ्लो हुआ होगा। तो पैसा तो है, मगर आपका एक्टिविटीज बाय फॉरगेट कर रहे हो। आप 50 आया था, गया 90, तो नेगेटिव कितना हुआ? 40। यहाँ पे पॉजिटिव रहने दो, तो ये नेट इफेक्ट यहाँ पे भी कितना आएगा? -20। तो अब क्या हुआ, जितने से आपका इसका इफेक्ट आया उतना ही इफेक्ट वहां पे आना चाहिए आपका। समझ में आई ये चीज आपको बेटा? तो क्रॉस चेक हो जाता, कभी अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीज हुआ कैश, कभी नेगेटिव आया तो वो डिक्रीज हुआ कैश। तो डिक्रीज हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस पहले से रखा था तो उसका कुछ यूटिलाइज हुआ, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। ओके, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रॉस चेक कर सकते हुए। अब दूसरी चीज, तो हमको क्या करना रहेगा, हमको ये पहचानना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या, इन्वेस्टिंग क्या और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है हमारी। ओके, अब हमारे सामने ये चीज आती है सर कि मैं कैसे, एक और चीज आज जो कहता है कि मैंने कहा था अभी कि जो मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कैश में ही मूवमेंट हो रहा है तो वो हमारे ये एक्टिविटीज को अफेक्ट नहीं करता। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज एक कैश बुक है, आपने बैंक से विड्रॉ करे, क्या एंट्री पास करते बेटा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश से विड्रॉ करे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो मैं कहता हूं कैश जो है उतने से बड़ी बेटा और बैंक उतने से कम हुआ। तो यहाँ पे जो क्या ओपनिंग बैलेंस जो कह रहा है, क्या वो ओपनिंग बैलेंस सिर्फ कैश का कवर करता है कि नहीं? मैं भी 2 मिनट में बात करूंगा। वहां पे ओपनिंग जो कैश को उसने डिफाइन किया, सिर्फ कैश नहीं थी, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। तो आप अभी 2 मिनट के लिए मानो कि उसमें कैश भी आता है, बैंक भी आता है। तो कैश और बैंक एक ही चीज है आपके यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ बैंक से विड्रॉ करा, अरे भाई तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर सपोज 20 विड्रॉ कर, तो यहाँ पे डेबिट 20 मेरे पास आएंगे तो डेबिट साइड 20 से पड़ेगा, क्रेडिट साइड में 20 चले गया। तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या मेरा? 20 से आया 20 से गया, कोई फर्क पड़ेगा क्या मेरा? नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो कैश के कैश में ही अगर मूवमेंट हो रहा है, आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में ही मूवमेंट हो रहा है, तो वो मेरी कोई एक्टिविटी पे फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है। जैसे कि पहले तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की मीनिंग के बारे में बात करते बेटा, और फिर मैं आता हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के मूवमेंट पे अगर कुछ मूवमेंट होती है तो हमारे इसमें कोई एक्टिविटी में फर्क पड़ने वाला नहीं है उस ट्रांजैक्शन की वजह से। तो मैं आने लगा पहली चीज सर यहाँ पे, तो मुझे 3 डेफिनेशन देखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। वो मूवमेंट पे मैं आऊंगा, डोंट वरी, पहले यहाँ ध्यान देना। उसके अलावा जो ओपनिंग बैलेंस है ना, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख तो दिए समझाने, लेकिन इसने ये ओपनिंग बैलेंस नहीं कहा। ऐसा नहीं होता कि ओपनिंग बैलेंस लिखे, इसको उसने कहा ये है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस चीज के बारे में बात कर रहा है बेटे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैं सोचने लगा सर ये क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या सिर्फ इसमें कैश आता है? वो कहता है नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर्फ कैश नहीं आता, इसमें कोई और चीजें भी आती है। तो ठीक है भाई, हम डिस्कस कर लेते हैं उसमें और कौन सी चीजें आती है। तो 4 चीजों के बारे में मुझे पढ़ना है। एक मेरे को पढ़ना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, और ये 3 एक्टिविटी। तो मैं जाता हूं बेटा, पहले मैं गया वहां पे और मैंने देखा कि मुझे ये बताओ कि मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है। तो AS3 ने मुझको डिफाइन करा कि सर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इश्यूड बाय द काउंसिल ऑफ द ICI, कैश इंक्लूड, कैश में क्या कवर होता है, कैश इन हैंड, जो हमारे पास पैसा रखा हुआ है वो तो कैश है ही, लेकिन उस कहता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक भी हमारा कैश है। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब आप चाहो पैसा निकाल रहे हो, भाई बैंक में पैसा जमा करो, आपको जब विड्रॉ करना जाओ और विड्रॉ कर लो, तो वो भी कैश का ही हिस्सा है। तो कैश में एक कैश इन हैंड तो आता ही है और कैश विद बैंक भी आता है। लेकिन उसने और एक चीज डिफाइन किया बेटा, वो कहता है कि क्योंकि उसने कहा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब सर वो कहता है तो व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट। तो हम पूछने लगे, कहता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जो हाईली लिक्विड मतलब आप उसको आसानी से मार्केट में बेच सकते हो। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड व्हिच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। तो वो कहता है कि उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता उसमें, और आपको पता है कि जैसी वो आप उसको बेचोगे तो आपको कितना पैसा आएगा। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, आप जब चाहो उसको बेच दो, कितना अमाउंट आएगा पहले से डिसाइडेड रहता है। तो भाई क्या ऐसे तो बहुत से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, जब आप चाहो उसको बेच दो। ये बात है कि प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है, तो आपको प्री डिटरमाइन कोई, आपको पहले से कोई प्राइस दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। नोन अमाउंट ऑफ कैश कई बार पता नहीं रहता कि मार्केट फ्लक्चुएट होते रहता है, तो आपको नहीं पता रहता कि जब आप बेचोगे जब क्या रेट आएगा। मगर ये पता रहता है जिस वक्त मतलब फ्यूचर में बेचोगे तो क्या रेट आएगा आपको पता नहीं रहता। लेकिन कैश इक्विवेलेंट को बोलता है नहीं वो हाईली लिक्विड तो है, लेकिन हमको पता रहता है कि जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे हमको क्या पैसा आएगा, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, हमको जब वो कन्वर्ट होगा क्या अमाउंट कैश की आएंगी। लेकिन वो कहता है कि मैं हाईली लिक्विड उसी को मानूंगा, किसे हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट मानता है वो, सिक्योरिटीज विद शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड ऑफ से 3 मंथ और लेस ऑफ 3 months और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब समझना, वो कहता है कि हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश इक्विवेलेंट है। तो हम ये कहने लगे हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कौन से होते, तो वो कहता है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट वो है जो नोन अमाउंट है, जो कन्वर्ट होगा तो आपको कितना पैसा आएगा और उसमें कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन वो जो है आपका मैच्योर होना चाहिए विद इन 3 मंथ। अब हमको लगता है विद इन 3 मंथ कब से, क्या बैलेंस शीट डेट जो आपकी दी है वहां से मैं 3 मंथ काउंट करूं, वहां से मैं 3 मंथ काउंट करूंगा, 3 मंथ में मेरे को 3 मंथ, अगर कोई भी आपका 3 मंथ्स और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस तारीख को भी आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे हो उस तारीख से 3 महीने के अंदर ये मैच्योर हो। इतने छोटे टर्म के, इतने छोटे टर्म के और इतने लिक्विड रहना चाहिए कि फट से बिक जाए, आपका अमाउंट भी पता है क्या है, और वो 3 महीने के अंदर, आपने आज खरीदे 3 महीने के अंदर वो कन्वर्ट हो मैच्योर हो जाने वाले, तो आप उसको कहते हैं कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो वो कैश इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब है, मैं अगर यहां पे डेफिनेशन देखूं बेटा, तो कैश इक्विवेलेंट की बात करता हूं मैं ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कौन सी चीज कवर होती, तो मैंने कहा इसमें कैश कवर होती है, उसमें बैंक में जो पैसा रखा है वो कवर होता है, और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं बेटा, जो 3 महीने के अंदर मैच्योर हो जाते फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, और जो कि हमारे नोन अमाउंट रहते कन्वर्टिबल पे, क्या उसमें कोई रिस्क नहीं है। तो बेटा अगर इसी में मूवमेंट हुआ तो ये तो मेरी कोई एक्टिविटी को फर्क नहीं करना। आप समझो मैंने बैंक में पैसा जमा कर दो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो मेरी कौन सी एक्टिविटी में फर्क पड़ रहा है, वो तो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस आ रहे, इसी के अंदर चेंजेस हो रहे, बॉक्स के अंदर ही चेंज हो रहा है। तो भाई उससे हमारी कोई एक्टिविटी में फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अलग चीज है। इन्वेस्टिंग अलग, हमारी फाइनेंसिंग अलग, और ऑपरेटिंग अलग, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दोनों इफेक्ट आ रहे, तो आपकी एक्टिविटी को फर्क ही नहीं करेगा। मैंने कहा 3 एक्टिविटीज के बारे में बात करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक है, ये बॉक्स के बाहर है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
ये एक दूसरी एक्टिविटी। एक हम बात करेंगे अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये एक तीसरी एक्टिविटी। अगर ये मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ई बॉक्स के अंदर ही अगर इफेक्ट जा रहा है तो उसमें कुछ होने ही नहीं वाला। अब सोच के देखो, बैंक में पैसा जमा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहीं पे चेंज हो गया, उसमें कुछ आया क्या? नहीं। अब देखो बेटा, अगर ये बॉक्स के बाहर हो रहा है तो फिर एक्टिविटी में अफेक्ट करेगा। जैसे कि सैलरी पेड तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ सैलरी ऑपरेटिंग अकाउंट, वहां ऑपरेटिंग में इफेक्ट गया। और दूसरा इफेक्ट यहाँ, तो एक इफेक्ट आपकी कोई भी एक्टिविटी में बाहर आना चाहिए और दूसरा इफेक्ट इसमें आना चाहिए। अगर दोनों इफेक्ट अंदर आ रहे तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपको फर्क ही नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने ही नहीं वाली वो चीज। तो पहली चीज मेरे इफेक्ट कैसे आना चाहिए, ये इफेक्ट आना चाहिए बेटा, मेरे आना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इनके बीच में इफेक्ट आना चाहिए। अगर ये दोनों के बीच में कुछ इफेक्ट आ रहे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। अगर वो आ ही नहीं रहा, मैं बोलता इसी में बैंक में जमा करा है, तो आप एक्टिविटी में कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही थी, वहां पे कुछ नहीं आएगा। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वो एक्टिविटी, एक इफेक्ट यहां पे और दूसरा इफेक्ट वहां पे आना चाहिए, तो वो फिर आपकी एक्टिविटी में कैश का मूवमेंट हो रहा है, इसका ये मतलब होता है। कभी कभी एक और चीज हम आपको अभी कहते हैं बेटा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी हो जाते हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आते। अभी क्यों नहीं आते, इस चीज को समझना। व्हाट इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन? पढ़े ना आपने, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जब आप इश्यू करते हो तो आप रिजर्व को यूटिलाइज करते हो, तो आप करते क्या हो? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मेरे को बताओ कौन सा कैश का इफेक्ट आया यहां पे? कोई मूवमेंट हुई क्या? आप बोलेंगे सर अरे सर शेयर कैपिटल, शेयर इशू करे आपके पास तो मूवमेंट हुई ना, देखो फाइनेंसिंग हो गया। अरे भैया फाइनेंसिंग मतलब पैसा भी आना चाहिए, पैसा आया क्या? पैसा वैसा तो आया ही नहीं हमारे पास से, तो कभी नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकते। तो दो चीज ख्याल रखना बेटा, अगर वो ना, मैं बहुत से एग्जांपल देता, आपने फाउंडेशन में पढ़े वो अदर देन कैश कंसिडरेशन। आप मैंने आपसे कोई एसेट परचेज करा, वो भी बताता हूँ। एसेट लिया आपसे, तो मैंने कोई फिक्स एसेट लिया, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, तो आपको शेयर दे दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सा पैसा आया यहाँ पे? आप बोलेंगे सर अरे एसेट है ना आपकी, ये तो हम आपने शेयर इश्यू करे। भैया शेयर इश्यू करे, क्या उसके बदले में कुछ पैसा आया क्या? पैसा आना चाहिए बेटा, पैसा तो मेरे को उसके बदले में आया नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट को फर्क नहीं करते, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं हुई कैश की। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ही है कि मेरे को बताओ मूवमेंट क्या हो रही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये जो मूवमेंट भी आपकी वो एक्टिविटी में इफेक्ट जाना चाहिए। अगर वो इसी के अंदर इफेक्ट जा रहा है तो वो एक्टिविटी में कोई फर्क ही नहीं जा रहा है, वो एक्टिविटी एज इट इज वैसी है। मैंने बोला कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। फिर आपने अगर इसी में, तो फिर कैश है, तो फिर कौन सी, तो इसी के अंदर ही चेंज आ गया, तो वहां तो इफेक्ट ही नहीं गया। तो आप ये सोचो बेटा कि आपने जब ट्रांजेक्शन की तो वो एक्टिविटी में क्या फर्क गया। अब मैं बोलता हूं कि चलो मैंने इश्यू ऑफ शेयर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, अब आया ना मजा, कैश आई और वहां पे शेयर, तो फाइनेंसिंग में इफेक्ट गया, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आया। तो एक इफेक्ट यहाँ पे, दूसरा इफेक्ट बाहर जाना चाहिए। दोनों इफेक्ट यहाँ पे कैश फ्लो में नहीं आएगा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, कैश फ्लो में नहीं आने वाला है। अब हमने देखिए बेटा ये चीज, मगर अब मेरे को समझा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। सर आप मुझे ये भी तो बता दो, ये भी तो बता दो सर कि ये एक्टिविटी क्या होती है। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड व्हाट डू मीन बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक बार हम ये भी तो डिस्कस कर ले कि एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। अब मैं आया कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने ये एक्टिविटीज को, जो क्या हमारी होती है रिसिप्ट और पेमेंट चोरी, उसने एक्टिविटी वाइज बांटा और इसको 3 एक्टिविटी में बांटा। कौन कौन सी एक्टिविटी बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं समझाता हूं, लेकिन बहुत मजे की बात है, बहुत आसानी से मैं आप समझ जाओगे बेटा। ये हमने बनाए थे कुछ देर पहले, इसके बारे में डिस्कस किए थे। अब आप देखो बैलेंस शीट में, मैंने इंटेंशनली उस वक्त ऐसा करा था ये, कि मेरे को पता था आगे चल के बात करना है। फिक्स एसेट और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिख रही, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है वो अपने को इन्वेस्टमेंट पढ़ते तो अपने को आदत रहती कि इन्वेस्टमेंट टू सिक्योरिटीज खरीदे, तो नहीं, इन्वेस्टमेंट खरीदे, उसके कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट आपने किए, वो फिक्स एसेट भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानता है। तो ये वाला जो बॉक्स है ना बेटा, ये वाला बॉक्स, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप सारी, मैंने एक चीज वहां पे लिखा नहीं, अभी लोन आपने लिए तो लायबिलिटी, आपने लोन दी है तो आपकी एसेट हो जाती है, ठीक है। अभी देखो यहां पे, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये एक बोला मैंने, और आपको ये जो दो बॉक्स दिख रहे हैं, ये और ये शेयर कैपिटल, और ये जो है ये किससे रिलेटेड पता है आपको बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये जो सारा दिख रहा है ना, ये किससे एक है?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अच्छा, तो इसका ये मतलब होता है ये ऑपरेटिंग इन फाइनेंसिंग, अभी मैं समझाता हूं मीनिंग वाइज, लेकिन बहुत आसान है समझना बेटा। अब मैं चलो फाइनेंसिंग पे पहली बार, चलो ऑपरेटिंग से शुरू करता हूं। ऑपरेटिंग क्या, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो आपके रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग है ना। अभी यहाँ पे ना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कौन सी चीज आएंगी, जो पैसा आया, आना, मूवमेंट ऑफ कैश देखना है हमको। सो कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सैलरी पेड, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, एक्सपेंसेस पेड, दो ऑल दोज आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी फट से पहचान ली, जो बिजनेस से रिलेटेड हमारी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारी। अब फाइनेंसिंग में आप खुद सोच, इससे रिलेटेड जितना सोच सकते सोचो आप। चलो मैं भी कहता हूं, आप भी सोचते जाना। शेयर कैपिटल, तो इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, या आपने बोरो की ना, लोन यहाँ पे बोरो करे, फाइनेंस करा, वो फाइनेंस आप शेयर इशू करके करो या लोन लो। अब इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर उसके बाद आपने इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर हो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप बताओ, ये मेरे पास इनफ्लो हो रहा है, मैं शेयर इशू करो, आउटफ्लो भी तो होगा ना। आउटफ्लो मतलब पैसा जाएगा कब, मैंने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो हर चीज है यहाँ पे, जो शेयर कैपिटल लोन से रिलेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बायबैक ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये लोन लिए थे आपने तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, तो रीपेमेंट भी फिर फाइनेंसिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरह आपको सोचना पड़ेगा बेटा। अब आपको बहुत एक और इंटरेस्टिंग चीज कहता हूं, हमने आपसे कहे कि मेन एक्टिविटी देखो क्या है, शेयर कैपिटल लोन, इससे रिलेटेड लोन लिए, इससे रिलेटेड सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो रही। अब मैं कहता हूं, अगर मैंने डिविडेंड पे किया, मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुनना, मैंने डिविडेंड पे किया, तो डिविडेंड कब पे करते, जब आप शेयर इश्यू करते, तो आपने शेयर इश्यू करे तो डिविडेंड क्या किया बेटा, पे करे। तो डिविडेंड पेड भी आपकी कौन सी एक्टिविटी रहेंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपने डिविडेंड इसलिए पे करे क्योंकि शेयर्स इशू करे थे, शेयर्स इशू करना कौन सी एक्टिविटी थी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आपने इंटरेस्ट पे करे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्यों भाई, आपने डिबेंचर इशू करे थे तो वो बोरोविंग थी, या आपने लोन लिए थे कोई और तो वो बोरोविंग थी, तो बोरोविंग पे आपने इंटरेस्ट पे करे, तो अगर बोरोविंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो उस पे इंटरेस्ट जो पे करे वो भी क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको ख्याल रखना, इससे रिलेटेड एक्टिविटी क्या रहेंगी बेटा, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी पे आता हूं मैं, वो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। तो कुछ हमको रट्टा वट्टा मारना ही नहीं, लॉजिक समझते जाना। अब इन्वेस्टिंग सॉरी ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या कहता है बेटा हमसे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमसे कहता है जो पैसा मैंने व्यापार, जो बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट, बिजनेस से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर करे और वो आपने कुछ क्या कर, फिक्स एसेट कर रखे, तो ये पैसा तो आप बिजनेस में यूज ही नहीं कर पा रहे, आपने इन्वेस्ट करे, फिर चाहे कोई शेयर्स खरीदो, डिबेंचर खरीदो, या इशू करे थे भाई, वहां खरीदे अपने कोई और कंपनी के, तो ये आपने इन्वेस्ट करे, आपने शेयर्स खरीदे, डिबेंचर खरीदे कोई कंपनी के, आपने फिक्स एसेट खरीद ली, तो आपने इन्वेस्ट कर दी, वो पैसा अब आप बिजनेस में यूज ही नहीं कर पा रहे, कोई और चीजों के लिए आपने उसको वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, फिर चाहे फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स एसेट और इन द फॉर्म ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है एज पर AS3। अब सोचो वहां पे, चलो फिक्स एसेट का बोलो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ बोले थे आपने बेटा, यहाँ इंटरेस्ट पेड बोला था, या इंटरेस्ट पे क्यों करे थे आपने, यहाँ पर आपने इंटरेस्ट, आपने लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड था, ये था नहीं था, यहाँ पे डिविडेंड पेड था नहीं था, क्योंकि आपने शेयर्स इशू करे तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने लोन लिए तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वहां पे आपने इन्वेस्ट करे हो तो ये इन्वेस्टमेंट पे मुझे डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, तो रिसीव्ड होगा, यहाँ पे पेड है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बेटा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आई चीज, तो वहां पे हमको मिल रहा है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट और डिविडेंड दे रहे हैं, तो नॉर्मली यही रूल होता है, कुछ एक्सेप्शन है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज रहते हैं सब, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हमने एक्टिविटी वाइज देखी कि सर कुछ ऑपरेटिंग है, कुछ फाइनेंसिंग है, कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मुझे पता लगाने का हमको ये कौन सी एक्टिविटी है, और AS3 कहता है कि उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बांट दो कि कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो अब इसका मतलब बेटा यहाँ पे अगर मैं एक्टिविटी वाइज बात करूं तो मेरी 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में क्या चीज आती है, ऑपरेटिंग में जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी,
तो जो भी कैश फ्लो हुआ, इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ आपका किसमें, इसमें रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बहुत से लिख सकता हूं, कैश सेल्स, ठीक है, बहुत से आ सकते हैं इसमें। फिर पेमेंट टू क्रेडिटर, तो ये आपका हो गया, ये आउटफ्लो होता था इस तरह नेगेटिव में लिखते, ठीक है। तो ये आया और ये गया कौन सी एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग में ख्याल रखना बेटा आपने, रिलेटेड टू ये होता है, रिलेटेड टू फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपने किसी को लोन दिए तो वो भी यहां आ जाता है, क्योंकि आपने दिए हो, इन्वेस्ट किया एक तरह का, ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पे आपने लोन, वो फाइनेंसिंग में लोन लोगे आप। ओके, एग्जाम्पल परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओहो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मैंने यहां पे लिखा, क्यों लिखा बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां पे क्यों लिखा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, मैं यहां से भी लिख सकता था डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। फिर आपको सेल ऑफ, अच्छा परचेज ऑफ फिक्स एसेट रहा तो वो आउटफ्लो होगा बेटा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करे तो वो इनफ्लो होगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट तो वो इनफ्लो होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है बेटा, ये किससे रिलेटेड रहती है, रिलेटेड टू शेयर कैपिटल एंड लोन टेकन। मैं लिख दिया लोन टेकन, जो लोन दिया आपने। एग्जाम्पल, आप फिक्र नहीं करना बेटा, मेरे को बहुत सारे, आपको बहुत से मैं क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन भी आज कुछ कराने वाला, सिर्फ हमको ये पहचानना रहेगा कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो पैसा आएगा। अच्छा, मैं अगर बोलूं रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स तो पैसा जाएगा, तो नेगेटिव फिगर। फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर, पैसा आएगा। समझ में आ रहा है बेटा। अब आपने यहाँ पे, आपने इश्यू करते, आपने यहाँ पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेड, यहाँ पे पेड यहाँ पे आ रहा है क्योंकि आपने लोन लिए इसलिए पे कर रहे हो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर इसलिए रिसीव हो रहा है। ओके, तो ये हमारी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और क्या थी बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं आपको कुछ, अभी ना मेरी सुनते जाना, मैं आपको वक्त दूंगा, इतनी सारी जो चीजें कह रहे ना अपन जो लिखी अपन, इसके लिए वक्त दूंगा, पहले आप मेरी बात सुनते जाना बेटा, ठीक है। अब मैं कहने लगा ठीक है सर, हमने तो एक्टिविटी वाइज हम लोगों ने बांट दी, अब क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हम आगे देखेंगे कि दो मैथड। अब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना किस, अभी तो मैं सिर्फ इतनी बात की आपको कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड बोला अभी, लेकिन बनाना कैसे भाई, ये क्वेश्चन होता है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो AS3 है, उसने हमको बोला, बताया कि बनाना कैसे, तो भाई AS3 ने बताया कि बनाना कैसे। तो दो मेथड होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। एक मेथड को कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड को कहते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। तो क्या सर दोनों मेथड फॉलो कर सकते हैं क्या, ये बहुत अजीब सा थोड़ा सा है। इनडायरेक्ट मेथड जो है, दोज कंपनी टू whom कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी, मतलब वो कंपनी जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है वो इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करेंगे। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट जिनको मैंडेटरी है वो इनडायरेक्ट मेथड ही फॉलो करेंगे, मतलब तो किसको मैंडेटरी नहीं है। तो फिर हमने देखे वहां पे, वो स्मॉल कंपनी थी, वो डॉर्मेंट कंपनी थी, वो OPC 1% कंपनी थी, उन कंपनी को मैंडेटरी नहीं है, तो फिर उनको मैंडेटरी नहीं है तो उनको ऑप्शन दी, आप डायरेक्ट मेथड करो इनडायरेक्ट मेथड। मतलब यार इतना करे क्यों, फिर उनको क्यों ऑप्शन दे रहे हो, वो तो उनको तो वैसे भी मैंडेटरी नहीं, बेचारे जिनको मैंडेटरी उनको इनडायरेक्ट, मतलब एक ही मेथड रहने देना था, इनडायरेक्ट मेथड क्यों रखे आपने डायरेक्ट मेथड, उसका भी लॉजिक मैं बताता हूं क्यों ऐसा हुआ। ये डायरेक्ट मेथड कौन करेंगे बेटा, वो लोग टू whom कैश फ्लो स्टेटमेंट
इज नॉट मैंडेटरी, इज नॉट मैंडेटरी। जैसे कि कौन थे बेटा वो, यहां पे लिख दो, ओपीसी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी है ना, एंडोरमेंट कंपनी, इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाने का। तो इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, तो फिर ये क्यों इनको बोले कि इनको क्यों तो वो अगर चाहते नहीं बोले बनाना, लेकिन बनाना ही तो बोले बनाना ही तो उनको बोले डायरेक्ट मेथड से ही बना सकते, इनडायरेक्ट मेथड भी। लेकिन जिनको मैंडेटरी है उनको किससे बनाना, उनको इनडायरेक्ट मेथड से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो मेन इनडायरेक्ट मेथड है बेटा, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पे दोनों पे इक्वली, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत आसान है डायरेक्ट मेथड, वो भी आसान है, उसके लॉजिक पे हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत आसान है। मगर लोगों को ये ज्यादा आसान लगती तो कोई बात नहीं, तो हमारे लिए दोनों ही आसान है, वो भी बहुत ईजी है। अब मैं लॉजिक की बात करूं, इधर आ जाओ वापस। ये जो डायरेक्ट मेथड है किसके लिए, जो जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है उनको डायरेक्ट मेथड से वो बना सकते हैं। ओपी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। अब मैं सोचने लगा सर इनको तो ऑप्शनल है, इनको क्यों आपने बोले कि इनको तो मैंडेटरी है भी नहीं है, तो वो फिर दो मेथड हमको क्यों बता रहे, उनको भी बोल देना बनाओ इनडायरेक्ट से। अभी क्या होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो आप देखोगे बेटा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, वो बेसिकली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, अब लॉजिक समझना है इसका क्या, क्यों इनको ये अलाउ कर दिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली समराइज फॉर्म में होता है, समराइज फॉर्म में होता है वो, और उसमें एक्टिविटी वाइज रहता है, समराइज फॉर्म में रहता है लेकिन एक्टिविटी वाइज रहता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना। तो बोले सर अब इसका लॉजिक क्यों, इनको डायरेक्ट मेथड क्यों बोला अलाउ करे। अभी क्या होता है कि ये लोग वैसे ही स्मॉल कंपनी है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, अभी वैसे ही बेटा आपकी छोटी कंपनीज है, तो इनको तो वैसे भी मैंडेटरी नहीं, ये चाहते नहीं बनाना है, जिद कर रहे, तो हमने उनको ऑप्शन, बच्चे कोई जिद करते नहीं होना, तो उनको थोड़ा सा दे देते अपन सपोज कोई बड़े लोग एग्जाम्पल, आप कोई चाय, वो टी फैमिली में टी पी रहे, तो बच्चा बहुत रो रहा है, नहीं, उसको अपन पहले तो बोले नहीं तुमको नहीं मिलेगी, तुमको नहीं करना, तुम खामोशी से अपना खेलो। बोले नहीं मेरे को होना ही ना, तो उसको थोड़ी सी दे देते, ले भाई ये थोड़ी सी चाय पी ले, है ना। तो उसी तरह डोरमेंट, इन लोगों को स्मॉल कंपनी को कोई कंपल्शन नहीं था, मैंडेटरी, वो जिद ही कर रहे, नहीं बनाना, तो ले भाई बना, हमने कहाँ रोके थे, उसको बोले चलते को आसान काम देते, डायरेक्ट मेथड से बना ले, उसको ऑप्शन दिए डायरेक्ट, उसको आसान काम दिए, डायरेक्ट मेथड से बना लेना तुमने, ठीक है। तो वो डायरेक्ट मेथड से बनाएगा, तो समराइज फॉर्म में होता है, समराइज फॉर्म में रहेगा, ऑपरेटिंग एक्टिव, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समराइज फॉर्म में क्यों बोला, अब बेटा ये लोग तो पहली छोटी कंपनी है ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज फॉर्म में होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज फॉर्म में होता है। तो इन लोगों को तो पहले समराइज फॉर्म में, तो आसानी नहीं रहती, तो इनको डायरेक्ट मेथड से बोल दिया कि डायरेक्ट मेथड क्या, इसमें आपको कैश बुक का डिटेल दिया हुआ है, कितना आया कितना गया। तो छोटी कंपनी कैश बुक कौन सी बड़ी रहने वाली, इनकी छोटी सी रहेंगी कैश बुक, तो करो सब ऐसी समराइज, उसका एक्टिविटीज वाइज बांटो और खत्म कर दो। वो बड़ी कंपनी ना, उनकी कैश बुक इतनी छोटी नहीं रहेंगी, बहुत बड़ी रहेंगी, तो उनको वहां पे उसने फिर अब उसको फिर उस लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड बोला, वहां पे एक अलग तरीके से आप सॉल्व करते, उन लोग को ट्रिकी है। ये लोग तो बच्चे वैसे ही रो रहे, इनकी कैश बुक क्या रहेंगी, यहाँ पे जब कैश बुक रहते ना, जब डायरेक्ट मेथड से करते, मैं आगे बताऊंगा, कैश बुक दी हुई आपको, कितना आया गया दिया हुआ है, सिंपल डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना आया कितना गया, बस एक्टिविटी वाइज पहचानो और उसको हमको लिख देना रहेगा। तो यहाँ पर बेटा वैसी छोटी कंपनी है, तो बोले चल भाई तू ज्यादा रो मत, अपनी कैश बुक ले, एक्टिविटी वाइज बांट दे, खत्म कर। लेकिन उनकी कैश बुक को बेस बना के वो नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते बेटा, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी, अगर वो कैश बुक के हिसाब से बनाएंगे तो उनको बहुत ही लंबा काम हो जाएगा, तो एक बहुत टाइम लगेगा। तो उसमें इनडायरेक्ट मेथड में एक अलग तरीका है, एक अलग बनता वही है लेकिन एक अलग तरीके से बनाते, नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट के थ्रू जाते। तो मैं बात का डिस्कशन है, तो लॉजिक ये है कि जो कंपनी को मैंडेटरी नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उनको डायरेक्ट मेथड भी वो फॉलो कर सकते। वो पहली छोटी कंपनी, तो उनकी कैश बुक कौन सी बड़ी रहेंगी, वो भी छोटी रहेंगी, चल भाई उसी को समराइज कर दे एक्टिविटी वाइज और खत्म कर, ठीक है। तो दो मेथड है बेटा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब मेरे दिमाग में ये भी आता है सर कि मैं कब डायरेक्ट मेथड फॉलो करूं और कब मैं इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करूं, ये भी आता है ना बेटा दिमाग में कि कब हम डायरेक्ट मेथड फॉलो करें और कब हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करें। तो मैं मेथड्स की बात करूं, एग्जामिनेशन में क्या करना है। पहली बात, अगर वो आपको एग्जामिनेशन में दे दे क्वेश्चन में कि ऐसा करना है, डायरेक्ट से करो इनडायरेक्ट से करो, तो आप वैसे ही करोगे, लेकिन कभी नहीं भी दे सकता है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है बेटा, सब डायरेक्ट दिया हुआ, इतना पैसा आया इतना पैसा गया, सिर्फ आपको एक्टिविटी पहचानना है कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो एक्टिविटी में जाके लिख देना है कि इतना आया और कितना गया।
तो जब आपको, मगर इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है बेटा, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू जाते हो। किसके थ्रू जाते हो? P&L अकाउंट को बेस मानते हो, उसके थ्रू मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड में उसके थ्रू जाते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, तो जब आप इनडायरेक्ट मेथड से जाते हो, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इनडायरेक्ट मेथड से जाते हो। ठीक है। जब आपको नो प्रॉफिट एंड या P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कौन सी मेथड से जाते हो बेटा? तो आप जाते हो डायरेक्ट मेथड से। अब एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं बेटा। अभी क्या होता है आपको कि इनडायरेक्ट मेथड में कभी हो सकता है कि आपको P&L अकाउंट और बैलेंस शीट दिया, बहुत ही रेयर केस होगा, अभी आपको कई सालों में क्वेश्चन नहीं पूछा, बहुत बहुत पहले पूछा था, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। कभी ये हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट, आपको P&L अकाउंट और बैलेंस शीट दी, तो आपके फट से दिमाग में आता है इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, सही है, और उसने आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड। दिया तो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट है ना, दिया तो आपको गिवन, अगर सपोज यहां पे मैं लिखता हूं नोट, गिवन P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बट सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड, ये हो सकता है। P&L अकाउंट और बैलेंस शीट दिया लेकिन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, हो सकता है बेटा। फिर आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, अभी सिंगल एंट्री वाली बात आ जाएगी। फिर आप बनाओ कि बैलेंस शीट दिए तो एग्जांपल दे, डेटर्स का ओपनिंग कितना है, डेटर्स का क्लोजिंग कितना है, फिर आप देखो कि सेल्स कितना हुआ, क्रेडिट सेल कितना दिया है, फिर आप निकालो कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना है, तो फिर आपकी यहाँ मेहनत बढ़ जाएगी। फिर आपको सिंगल एंट्री का लॉजिक लगाने पड़ेगा, सिंगल एंट्री सिस्टम है तो कैन बी सॉल्व बाय सिंगल एंट्री सिस्टम लॉजिक। सिंगल एंट्री सिस्टम में अपन ने जो करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, बाय सिंगल एंट्री सिस्टम तो हम एक एक फिगर फाइंड आउट करते, फिर वैसे फिगर निकालना पड़ेगा, कितना कलेक्शन हुआ, कितनी पेमेंट हुई। एक क्वेश्चन इस पे भी मैं कराऊंगा, तो अपन वहां पे बात करेंगे मेनली। लेकिन क्या होगा बेटा, आपका P&L अकाउंट और बैलेंस शीट दिए तो इनडायरेक्ट मेथड है, वो अगर नहीं दी तो कौन सी मेथड है, नॉर्मल रिसिप्टेंट पेमेंट दिया तो फिर कौन सी मेथड से करना, हमको डायरेक्ट मेथड से करना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस करे बेटा, हमने सबसे पहले देखे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक हमारा है, तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमने एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें, और उसके बाद फिर ये हमने सब डिस्कशन की, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, कैसे एक्टिविटी वाइज बांटी गई। अब देखो इस तरीके से नहीं लिखना हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट S3 ने बताया। फिर आपने लॉजिक देखे, इंक्रीज और डिक्रीज का बताया, फिर आपको इसके बारे में, मूवमेंट के बारे में बोला, और उसके बाद अब फिर ये 3 एक्टिविटी के बारे में बात किया, फिर एस के बारे में बात किया, मेथड्स के बारे में बात किया बेटा, फिर कौन सी मेथड कैसे यूज करना रहेगा उसके बारे में बात किया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अच्छा हम लोग जब चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे आगे, तो आप यू विल ऑब्जर्व कि आप लोग कुछ मैं डायरेक्ट मेथड से भी कराऊंगा, इनडायरेक्ट से, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्ट से भी सॉल्व हो सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी, तो हम वहां डिस्कस करेंगे, वहां पर वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कशन हो रही, मतलब अभी मेरा मतलब अभी हम लोग क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पाएंगे, अभी और डिस्कशन बचा रहता। व्हाट यू कैन डू बेटा, उतना डिस्कशन के पहले एक काम करो, आप शुरू हो जाओ। मैं ऐसे यहाँ पे तो वीडियो पॉज कर, अगर नहीं लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके इसको लिखना। ठीक है, फिर मैं स्लाइड चेंज किया, फिर पॉज करके लिखना, फिर स्लाइड चेंज, फिर पॉज करके इसको, फिर स्लाइड चेंज, फिर पॉज करके इसको, फिर स्लाइड चेंज, पॉज करके इसको, फिर स्लाइड चेंज, पॉज करके इसको, बस भी कर भाई, फिर स्लाइड चेंज, फिर इसको, फिर स्लाइड चेंज, इसको, इस तरीके से आप सारे लिख लो बेटा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ेगी। मेरा कुछ नहीं, मेरे को जो बोलना था मैं बोला बेटा, मेरे को अभी और बोलना है, मतलब अभी और कुछ चीजों के बारे में हमको बात कर रहे हैं, तो पहले आप इतना लिख लो, फिर प्ले करो, फिर आगे का डिस्कशन सुनते जाना। ठीक है, अब मैं आया सर, मैंने बात करा एक्टिविटी वाइज तो मुझे समझ गया, मगर मुझे आपसे एक डिस्कशन करना रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के बारे में कुछ बात करनी है। अब आप समझेंगे बेटा, मैंने कहा आपसे कि लोन एंड एडवांसेस गिवन, आपने लोगों को लोन दिए हो, अगर आपने लोन दिए तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो बेटा, इंटरेस्ट मिलेगा। हमने लोन दिए तो हमको ये पहचान, उस पर जो इंटरेस्ट मिला, मैं वो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर आपने लोन दी, आपने कहीं पैसा दिया, उस पर इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी ना भाई, हम इंटरेस्ट हमको रिसीव्ड हुआ, तो जब आप इन्वेस्ट करते हो, जब इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है आपको, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ध्यान से सुनना। देखो पहला तो इंटरेस्ट मेरे को मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है नॉर्मली, लेकिन कुछ फर्क है, समझो। अब आपको पहचानना है कि कौन सी एक्टिविटी सबसे ना, तो जो इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हुआ
उसके मेन एक्टिविटी पे जाना कि इंटरेस्ट किस वजह से रिसीव्ड हुआ, तो आप फट से पहचान जाओगे ये इंटरेस्ट किस वजह से रिसीव्ड हुआ, वो देखना बेटा। तो वो वजह आप देखोगे तो फट, वो वजह जो एक्टिविटी है इंटरेस्ट रिसीव्ड भी वही एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियल एंटरप्राइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कुछ ये लिखने की जरूरत नहीं, आपके नोट्स में दिया हुआ। अभी आप मेरी बात सुनना बस। फाइनेंशियल एंटरप्राइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस कौन है? एग्जाम्पल दो, बैंक। तो मैं कहता हूं कि बैंक को इंटरेस्ट मिला, उसकी ना मेन एक्टिविटी पे जाओ, तो उसको क्यों इंटरेस्ट मिला होगा बेटा? बैंक को इंटरेस्ट क्यों मिला होगा? बैंक को इसीलिए इंटरेस्ट मिला होगा क्योंकि बैंक ने क्या किया होगा? लोन दिया होगा। बैंक ने जो लोन दिया उसके लिए तो नॉर्मल काम है, बैंक का तो काम ही हुई है। बैंक ने अगर लोन दिया तो उसका तो नॉर्मल काम है, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना बैंक के लिए लोन देना। आपके और मेरे लिए लोन देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है, उसके लिए तो ऑपरेटिंग है बेटा। क्यों ऑपरेटिंग है? उसका काम ही है। तो अगर वो लोन देना उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो भी कौन सी एक्टिविटी कहलाएंगी बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपको ना मेन एक्टिविटी पे देखना जिसके वजह से इंटरेस्ट मिला, तो वो जो मेन जो एक्टिविटी वो इंटरेस्ट भी वही एक्टिविटी होगी। अब मैं कहता हूं नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज मतलब नॉर्मल एंटरप्राइज, आपके कोई भी नॉर्मल कंपनी जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है, उसको इंटरेस्ट मिला कब मिलेंगे? जब उसने इन्वेस्ट किया होगा। तो इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ वो भी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, अब आपने इन्वेस्टमेंट की, किस पे इन्वेस्टमेंट करें? सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करते, इन्वेस्टमेंट ही है ना, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो भी कौन सी एक्टिविटी रहेगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी। ओके। अब देखो लॉजिक समझना, यहाँ पे मैंने लिखा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइज। ऑल मतलब बैंकिंग हो या नहीं हो, फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो या नो, सबके लिए ये। क्यों? कि आपने सब्सिडरी में अपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करे बेटा। तो आप मेरे को तो बैंक के लिए भी कोई ऑपरेटिंग है क्या? ऑपरेटिंग क्या बैंक का काम है कि अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना? ऑपरेटिंग काम है क्या? नहीं, वो भी उसके लिए भी इन्वेस्टिंग है। तो फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए सबके लिए रहेगा। फिर इस पे जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबके लिए। अब लोन गिवन टू एम्प्लॉय एंड इंटरेस्ट ऑन देम, अब आपने लोन गिवन टू एम्प्लॉय, अब मेन एक्टिविटी पे जाना हमेशा। आपने जो एम्प्लॉय को S3 कहता, आपने जो एम्प्लॉय को लोन दिया, एम्प्लॉय को क्या देते? सैलरी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोन देते हो या उसका एडवांस बोला, आप एडवांस देते हो और अल्टीमेटली उसकी सैलरी में से आगे डिडक्ट कर लेते हो। तो आपने उसको एडवांस तो दी है एम्प्लॉय को, उसकी सैलरी में से आगे चल के क्या करेंगे बेटा? हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो जब आप उसकी सैलरी में से आगे चल के डिडक्ट कर लोगे, तो सैलरी कौन सी एक्टिविटी? सैलरी पे करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपने जो एडवांस दिया एम्प्लॉय को, उस पर अगर इंटरेस्ट ले रहे हो, तो जो इंटरेस्ट ले रहे हो बेटा फिर वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आप क्यों दिया आपने? उसका एडवांस दी, वो किस में से एडजस्ट होता है? जनरली सैलरी में से। सैलरी कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। तो फिर ये भी कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नॉर्मली इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस रहे तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग है। अगर आपने एम्प्लॉय को लोन दिया और एडवांसेस दिए और उस पर फिर ब्याज मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, तो वो भी आपके लिए कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक और बेटा गिवन टू सप्लायर, अब आपने सप्लायर को एडवांस दी। अब सप्लायर को तो एडवांस देना बहुत आसान होता है, मतलब बहुत नॉर्मल होता है बेटा। सप्लायर तो उसने बोला नहीं भरोसा नहीं तुम पे, एडवांस दो, तो हमने उसको एडवांस दे दी। अब एडवांस दिए बेटा, तो मैंने बोला तुम मुझसे एडवांस मांग रहा, मैं भी कम नहीं, मतलब एडवांस तो देता हूँ तुझको, तुझको मुझ पे भरोसा नहीं तो मुझको भी तुझ पे भरोसा नहीं। तो मैंने कहा कि तू मुझे एडवांस तो मैं तुझे देता हूँ, लेकिन मैं उस पर क्या लूंगा? इंटरेस्ट। तो एडवांस देना बिजनेस में बहुत नॉर्मल है बेटा, इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेटा सप्लायर किसको एडवांस? ये देखना, सप्लायर को। आपने किसी को लोन मतलब सप्लायर को एडवांस दिया आपने, तो एडवांस दिए तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। इसका मतलब इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होता है नॉर्मली वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है। सॉरी, इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ नॉर्मली वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है। लेकिन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस ने अगर कहीं पे लोन दिया तो उसका तो काम ही तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने एम्प्लॉय को अगर लोन एडवांसेस दिए तो वो सैलरी देना तो नॉर्मल है, तो वो उसी में से एडजस्ट होती है जनरली। तो जो इंटरेस्ट रिसीव रहेगा वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सप्लायर को आपने एडवांस दी, उस पर अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो एडवांस सप्लायर को देना ऑपरेटिंग नॉर्मल है बिजनेस में, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी आपकी कौन सी एक्टिविटी रहेगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये चीज 3 ख्याल रखेंगे आप। ओके। अब एक और चीज, ये लिखना नहीं बेटे आपके नोट्स में, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब मैं कहता हूं लोन्स एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड। अभी आपने लोन्स एंड एडवांस लिए और आपने इंटरेस्ट पे किए। अब हमारे दिमाग में क्या आता है बेटा? इंटरेस्ट कब पे करते? जब अपन लोन लेते। तो लोन लेना कौन सी एक्टिविटी थी? लोन लेना होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फट से दिमाग में आएगा कि लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट देना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस, नॉर्मली वही होगा। लोन लेना अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो उस पर ब्याज देना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन। जैसे फाइनेंशियल एंटरप्राइज, बैंक के तो काम ही है ना बेटा, ये यहां से कम इंटरेस्ट पे लोगों से पैसा जमा करते और ज्यादा इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा देते।
तो भाई उसने अगर लोन लिया तो लोगों से पैसा लिया, तो उसने कोई अब वो आगे चल के लोन लोग दूसरों को देता है, फिर तो उसका काम ही, उसका बिजनेस ही है लोगों से पैसा लो, दूसरों को पैसा दो, लोन लो लोन दो। तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही रहेंगी, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो भी, इंटरेस्ट पे किया तो भी। लेकिन नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, उसने अगर इंटरेस्ट पे किया तो कब इंटरेस्ट पे करेगा, जब उसने लोन लिया। तो लोन लिया तो उसका तो काम नहीं है ना लोन लेना, तो उसने लोन लिया तो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उस पर इंटरेस्ट पे करना भी कौन सी एक्टिविटी बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आपने लोन लिए, किससे लोन लिए, सब्सिडरी कंपनी से, तो उस पर इंटरेस्ट पे करे तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन लेना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बैंक के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन बैंक ने नॉर्मल जनता से लिया तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन बैंक ने भी सब्सिडरी कंपनी से अपनी लिया, तो क्या उसका नॉर्मल काम है कि नहीं, उसने सब्सिडरी कंपनी से, बैंक ने खुद ने लोन लिया, तो उसके लिए कौन सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नॉर्मल जनता से लिए तो उसका ऑपरेटिंग, उसका काम ही है बेटा। अब एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर, अब आपने कस्टमर से एडवांस लिए और उसको इंटरेस्ट पे किए, तो ये आपकी ऑपरेटिंग। अभी कस्टमर ये सब आ गए, कस्टमर आ गए, सप्लायर आ गए, तो बिजनेस के पार्ट है, डेटर्स क्रेडिटर, उनसे आपकी कभी होता है, कभी लेट पेमेंट होती है तो इंटरेस्ट देते बेटा, कभी उसने लेट पेमेंट को तो आप इंटरेस्ट लेते, तो सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेंगी, क्योंकि डेटर्स और क्रेडिटर्स ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर, सप्लायर और कस्टमर आया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेंगी आपकी, ठीक है। अब ये हुआ हमारा बेटा, कुछ चीजें आपको 2-3 पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं हम अभी क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर आप खुद अपने आप से टेस्ट कर लेना कि आपको कितना आ रहा है बेटा, ठीक है। अभी आज हम जो क्वेश्चन करने वाला, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी करेंगे कि आपको ये पहचानना है कि वो एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो हमको पहचानना रहेगा। लेकिन आपसे कुछ छोटी छोटी बातें मुझे कहना है। अगर टैक्स आया, मैं किसके बारे में कह रहा हूं बेटा, टैक्स के बारे में कह रहा हूं। अगर टैक्स आया तो टैक्स कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैं सोचने लगा, नॉर्मली इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, पैसा कमाए, प्रॉफिट हुआ, टैक्स पे करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ऐसे कुछ टैक्सेस रहते जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऐसे कुछ टैक्सेस रहते जो किससे रिलेटेड बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल कहूं बेटा, तो अगर मैं फाइनेंसिंग का कहता हूं, अभी हमारा डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी, यहाँ पे तो आखिरी में नीचे एकदम, डिविडेंड पेड, आपने शेयर्स इशू करे तो फाइनेंस करा, उस पर डिविडेंड पे करे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो भाई मैंने जब डिविडेंड पे करा वो मेरे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है ना बेटा, भाई आपने कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर कर चुके, उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कैलकुलेशन करते थे हम लोग, और वो भी लेटेस्ट रेट के हिसाब से आपने करे, जो भी है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपने पे करे। तो डिविडेंड पे करना अगर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है, टैक्स भी आपका कौन सी एक्टिविटी रहेगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं कहता हूं मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, दिख रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ बेटा, तो वो तो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस पर अगर टीडीएस काट लिया, अभी टीडीएस पड़े इनका टैक्स है सब, टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो वो टैक्स जो डिडक्ट है वो भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पर जो टैक्स है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अभी यहाँ पर अब बाकी नॉर्मल जो अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फिर उठा के किसमें डाल देना, वो कौन सी एक्टिविटी रहेंगी, ऑपरेटिंग। नॉर्मल इनकम टैक्स कौन सा रहेगा, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक जो मुझे आपसे बात करना टैक्स के बारे में मैंने बात किया, दूसरी जो मुझे आपसे बात करना है दैट इज रिलेटेड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बेसिकली एस5 में भी डिफाइन करा गया है, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करा गया, भाई एस5 आपका ग्रुप 2 का पार्ट है वैसे, तो अभी आप टाइमिंग समझेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वो होता है जो क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग, जो क्लियरली डिस्टिंक्ट, जो आपका नॉर्मल एक्टिविटी, जो क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक क्या नॉर्मल है क्या, आप बोलते हैं इट्स ओके, तो नॉर्मल है, तो क्या अर्थक्वेक तो आता रहता, उसमें क्या चलता रहता, बोले नहीं, ये आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। अब मैं बोलता लॉस ड्यू टू फायर, अब लॉस ड्यू टू फायर बोलते हैं उसमें क्या है सर, आग वाग तो लगती रहती है, उसमें क्या बिजनेस है, आग लग गई तो क्या हुआ, अरे भाई ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो अगर कोई नुकसान होता है तो क्या होता है, आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम फाइल करते हैं, बिल्कुल सही, हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम फाइल करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिला, मेरे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, कोई लॉस हुआ आपको, उसकी वजह से क्लेम मिला, तो उसको मैं कहां लिखूं, ऑपरेटिंग में लिखूं, इन्वेस्टिंग में लिखूं, क्या फाइनेंसिंग में लिखूं, ये मेरे सामने क्वेश्चन आता है। तो आपको देखना पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी थी क्या, किससे रिलेटेड थी। तो मैंने बोला आग लगी तो उसकी वजह से फिक्स्ड एसेट जल गई, तो मेरे को क्लेम मिला। फिक्स्ड एसेट कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर वो क्लेम मिला उस पर जो, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी।
और उसने लिखा सिर्फ लॉस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी लॉस लिखा। अब उसने सिर्फ लॉस लिखा तो लॉस ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऐसा लिखा बस, तो आपको नहीं पता कि फिर कौन सी एक्टिविटी। अगर कुछ नहीं पता तो आप कौन सी एक्टिविटी में डालोगे, फिर उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर आप स्पेसिफाई कर पा रहे हो टैक्स कौन सी एक्टिविटी का, अगर आप पहचान पा रहे हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी की, तो वहां पर लिखो। अदरवाइज उसको कहां पे ला देंगे आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है। एक और चीज बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने आपको ये भी बोला है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी रहती है वो आप उसको एक अलग से बताओ, मतलब जो भी एक्टिविटी में आए उनको ग्रुप में मर्ज मत करो, उसको अलग से नीचे बताना। वही एक्टिविटी में लिखेंगे लेकिन एक्टिविटी में एक अलग कैटेगरी में डालेंगे तो अलग से पता चले कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में से नहीं होता ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, तो उसकी वजह से आपका क्या कैश में इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है। अगर आप देखोगे शेड्यूल 3 जाके जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का उसने क्या अलग से बताया कैटेगरी कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है P&L अकाउंट में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी हम यहाँ पे अलग से बताएंगे, फिर देखना पड़ेगा लेकिन कौन सी एक्टिविटी का वो है। तो हमारे यहाँ पे डिस्कशन जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसका डिस्कशन यहाँ पे खत्म होता है। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ बेटा, मैंने अभी तक आपसे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बात ही नहीं किया, थोड़ा बहुत बोला बस 2 मेथड होती है ऑल, इस मेथड के बारे में बात ही नहीं किया। ये मेथड में बाद में बात करूंगा, पहले तो मुझे ये बात करना है कि व्हाट इज पहले तो हमने ये बात कर लिए व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट इज फाइनेंसिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग। अब मुझे इन पे क्वेश्चंस करना है कि हम उन पे क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ एक्टिविटी पहचानो कि कौन सी एक्टिविटी से। ठीक है, तब आपके नोट्स में आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ बेटा आप लोग। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आपसे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट। हमें ये पहचानना है बेटा, इतनी सारी एक्टिविटीज दी हुई है कि कौन सी एक्टिविटी ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग या कैश इक्विवेलेंट पहचानना है हमको। ठीक है, अब मैं सजेस्ट करूंगा बेटा, ये तो आप आपके ऊपर है, आप चाहो तो जो आपकी नोटबुक जो रजिस्टर है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इस तरह, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इस तरह, और पहला क्या है दूसरा क्या है ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन मैं आप ये भी कर सकते हो कि आप वो एक्टिविटी को जो है इसको पढ़ो, जो मेरे नोट्स है आपके पास बेटा उसी में डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे कि कौन सी एक्टिविटी है, यहाँ पे लिख लो, उसके बाजू में तो फटफट आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, रिवीजन के वक्त भी आसान जाएगा, नहीं तो फिर आप बुक में देखोगे मेरी नोट्स है, फिर आप अपने रजिस्टर में देखोगे क्या आंसर लिखे, तो सीधा इसके सामने लोग एक्टिविटी तो लिखना है ना आपको, यही लिख लेना। ठीक है बेटा, चलिए अपन शुरू करें। अब आप भी सोचते जाना, मैं तो बोलूंगा ही, आप भी सोचते जाना। चलो, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ओहो हमको ट्रेड रिसीव मतलब डेटर से पैसा आया, तो बियर बिल्स फॉर करेक्शन ऑनर हुआ तो रिसिप्ट हुई, तो आप डेटर से पैसा आया, कौन सी एक्टिविटी, ये तो बिजनेस ही ना, ऑपरेटिंग रिलेटेड रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी काम ही हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा आया बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। यू डू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट हमने आपसे क्या बोले थे, वो चीज जो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है और जो 3 महीने के अंदर मैच्योर हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, खरीदने के 3 महीने के अंदर वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। अभी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मार्केटेबल का मतलब होता है वो बहुत ही हाईली डिमांडेबल, मार्केट में बहुत ही आसानी से बिक जाएगा, वो बात तो सही, आसानी से बिक जाएगा, तो हाईली लिक्विड एसेट तो है, लेकिन उसको 3 महीने के अंदर मैच्योर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। तो कुछ लोगों का ओपिनियन यहाँ तो स्पेसिफाई नहीं करा कि 3 महीने के अंदर मैच्योर होगा कि नहीं होगा, तो 3 महीने के अंदर अगर मैच्योर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन तो ये कैश इक्विवेलेंट है, अदरवाइज आप इसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, हाईली लिक्विड एसेट है, मार्केट में इजीली बिक जाती है, तो इंस्टीट्यूट ने भी अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसको उसने हमेशा इसको हाईली लिक्विड एसेट है तो उसने हमेशा इसको कैश इक्विवेलेंट मारा है, तो हम भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को क्या मान लेंगे, कैश इक्विवेलेंट मान लेंगे। ठीक है, मार्केटेबल मतलब हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है कि आसानी से मार्केट में बिक जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन विद इन 3 मंथ इट शुड बी मैच्योर विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। ठीक है, तो इसको हम कैश इक्विवेलेंट मान लेंगे। ओके, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करे, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग, आपने लोन बोरो करे, तो कौन सी प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
वेजेस एंड सैलरी पेड, आपने सैलरी पे करे तो वो तो आपकी बिजनेस काम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब पैसा आपने बैंक से ज्यादा विड्रॉ करे। अब भाई ये ऐसा नहीं है कि जो बोरोविंग, ये जो आपने बोरो कर, ऐसा नहीं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बोरोविंग बोरोविंग है, वो लोन लोन है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो बेटा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपने पैसा बोरो किए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके। परचेज ऑफ गुडविल, आपने गुडविल परचेज करे, ठीक है, आपने गुडविल परचेज करे तो आपने कहीं पे, आपने ये, आप डू रिमेंबर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स एसेट आती, पीपी, टेंजिबल हो, फिर वो इंटेंजिबल हो, या फिर आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट हो, इट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके। इंटरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे करे बेटा, डिविडेंड पे कब करते, जब आप शेयर्स इश्यू करते, शेयर्स इश्यू करना कौन सी थी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके। उसके बाद है बेटा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है कुछ मतलब 1 साल 2 साल के लिए आपने कोई डिपॉजिट कर रखे हो, मगर कैश इक्विवेलेंट की कंडीशन है वो बहुत हाईली लिक्विड एसेट होना, और जनरली हाईली लिक्विड एसेट जब मानते जो मैच्योर होती 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, तो ये तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, तो इट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके। उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन पेड, बेटा अंडर राइटिंग कमीशन पहले आपका एक चैप्टर था ग्रुप 2 में, हटा दिया गया सिलेबस से, लेकिन आपको पता है अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है। जब आप शेयर्स इशू करते बेटा तो वो मार्केट में जो सिक्योरिटीज नहीं खरीदी जाती वो अंडर राइटर खरीदता है, तो अंडर राइटर को क्या करते हैं अपन, हमको अंडर राइटर को कमीशन देना पड़ता है। तो शेयर्स इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसके रिलेटेड जो खर्च है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। मई 2018 में आया था क्वेश्चन, देखो ये अटेम्प्ट से सी इंटरमीडिएट शुरू हुआ था, पहले तो आईपीसीसी था, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो। वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट देख रहे हो आप, बहुत लंबी लिस्ट है, तो आपके बुक जो मेरे नोट्स आपके पास है बेटा उसी में आप लिखते जाओ, ए के सामने बी के सामने, मैं एक पढ़ते जाता हूँ और आपको लिखते जाना है। अब मैंने ऐसा नहीं लिखता बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरे नहीं, ओ ए लिखूंगा तो समझ जाना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, आई ए लिखो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एफ ए लिखो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स इश्यू करे बेटा आपने, तो कौन सी एक्टिविटी, शेयर्स इश्यू करे, फंड रेस करने, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश सेल हुआ कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग, आपने लोन बोरो करे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, अभी डेटर से पैसा आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, प्रोसीड, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब उसके बाद ट्रेडिंग कमीशन पे, देखो फर्क है बेटा, अंडर राइटिंग कमीशन किससे रिलेटेड, मैंने शेयर्स इश्यू करा तो उसके ऊपर मेरे को अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ा। ट्रेडिंग कमीशन मतलब बिजनेस में जो कमीशन पे, लाइक सेल्स कमीशन पे करे, तो आपका बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से नहीं है, तो ये आपकी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, अभी प्रेफरेंस इश्यू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसको रिडीम करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बात अलग है, कभी रिडीम कर दो आउटफ्लो होगा पैसा, हमको यहाँ सिर्फ एक्टिविटी बताना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश परचेज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट बेचे तो पैसा आया, तो इन्वेस्टमेंट बेचना, अगर इन्वेस्टमेंट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो बेचना भी कौन सी एक्टिविटी बेटा आपके लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके। परचेज ऑफ गुडविल, तो वही है आपका इन्वेस्टमेंट करो या फिक्स, जैसे पीपी में टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर को आपने पे करे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरिम डिविडेंड पे, डिविडेंड पे कर, तो आपने शेयर्स इशू करे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उस पर डिविडेंड पे करना, वो भी कौन सी एक्टिविटी रहेगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वेजेस एंड सैलरी पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, वो पेटेंट आपकी एसेट है तो आपने बेचे, फिर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट है, तो परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके।
इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अब आपने इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ तो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड, अब इंटरेस्ट पे करे तो पे कब करते बेटा, जब आप लोन बोरो करते हो। लोन बोरो करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट पे करना भी कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड कौन सी एक्टिविटी बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव, बिजनेस के काम पे मैन्युफैक्चरिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने पे करे, नॉर्मल खर्चे। डिविडेंड रिसीव, और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ कब रिसीव्ड होता है, जब आप इन्वेस्ट करते हो। तो इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस पर डिविडेंड मिलना भी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। नो रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मैंने आपसे कहा था बेटा इन्वेस्टमेंट को भी फॉर्म में हो सकता है, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अब आपने प्रॉपर्टी खरीदे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पर रेंट मिला, आपने रेंट पे दिए, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी रहेंगी आपकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, उसके बाद बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंसेस, आपने डिविडेंड पे करे, कब डिविडेंड पे करते, जब शेयर इश्यू करते, शेयर इश्यू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर इश्यू करना यस फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उस पर डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर को देते, क्यों देते, क्योंकि उसने शेयर्स खरीदा, हमारे शेयर्स का रिस्क लिया था, जो मार्केट में नहीं खरीदेंगे वो खरीदेगा। तो शेयर्स इश्यू करना या डिबेंचर इश्यू करना हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इस पे उस पर रिलेटेड एक्सपेंस भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट रेंट पेड। अभी रेंट पेड है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। रेंट पेड मतलब आपने पे करे, रेंट रिसीव्ड एज इन्वेस्टमेंट आपने, ये दो अलग चीज है। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपने खरीद रखे थे तो उस पर रेंट मिला, तो वो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट किए तो उस पर रेंट मिला। लेकिन ये क्या, रेंट पेड, रेंट पेड आपने पे करे, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐसा मानेंगे बिजनेस का प्रीमाइसिस था तो उसके लिए आपने रेंट पे किया, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस पर ब्रोकरेज पे करना भी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने लोन दिए, फिर वो लोन शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोन लोन है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश क्रेडिट सीसी लिमिट, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, आपने पैसा जमा करा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो जब भी कैश इक्विवेलेंट होता है जब वो हाईली लिक्विड एसेट होता है। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल मतलब वो इजीली सेलेबल है, मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है, तो हम उसको हाईली लिक्विड एसेट मानते हैं। लेकिन एक और चीज, इट शुड बी विद इन 3 मंथ फ्रॉम मैच्योर, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। लेकिन इंस्टीट्यूट मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, हम भी कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। हम ऐसा मानेंगे हाईली लिक्विड एसेट है और ये 3 महीने में बिक जाएंगी। तो ये आपका है। अब व्हाट इज सी, कैश इक्विवेलेंट, लिख लो बहुत, नहीं तो ये पहली इधर नहीं तो बोलेंगे व्हाट की सी क्या आ गया, कैश इक्विवेलेंट। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो रिफंड आना भी कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपको बेटे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अभी जितने हमने सारे आइटम्स देखे, अगर आपको ये जमे हैं, इसका मतलब अब आपको आसानी से एक्टिविटीज पहचानना आ चुका है। तो जब मैं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड आपसे डिस्कस करूंगा, वहां तो बहुत आसानी से ये चैप्टर आपको हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब बेसिक क्वेश्चन चल रहे भैया। एक्स लिमिटेड परचेज डिबेंचर ऑफ ₹10 लाख ऑफ वाई लिमिटेड विच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ। अभी क्या होता है बेटा, हम जैसे ही इसको पढ़ते कि अरे वाह ये तो रिडीमेबल 3 मंथ है। अब रिडीमेबल 3 मंथ कब से, अगर फ्रॉम द आपने क्या हुआ डिबेंचर परचेज करे बेटा, मैं एक्स लिमिटेड हूं, मैंने डिबेंचर परचेज करा, तो डिबेंचर परचेज करा मैंने 10 लाख रुपए की, तो मैं क्या मानू, मार्केट उसको कैश, अगर वो फ्रॉम विद अगर वो रिडीम हो रहा है मैच्योर विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, अगर मेरे एक्विजिशन के 3 महीने के अंदर वो मैच्योर हो रहा है बेटा, है ना, तो वो क्या मानेंगे आप उसको, कैश इक्विवेलेंट। अगर वो 3 महीने में रिडीमेबल विद इन 3 मंथ है, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन होना चाहिए। अगर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन हो 3 महीने में मैच्योर नहीं हो रहा, तो फिर वो आपका कैश इक्विवेलेंट ना मानते हो, उसे क्या मानते हैं, इन्वेस्टमेंट मानेंगे। So how will you show this item as per AS3 while preparing cash flow statement for the year ended 31st March 2017? ठीक है, अब यहाँ पे उसने लिखो इसको, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसने बोला रिडीमेबल 3 मंथ है, लेकिन हमको देखना है कि कहां से रिडीमेबल 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्या होना चाहिए बेटा, एक्विजिशन होना चाहिए। एज पर accounting standard 3 on cash flow statement
cash and cash equivalent, cash and cash equivalent consist of cash in hand, balance with banks, and short term highly liquid investment, highly liquid investments if investment of rupees 10 lakhs made in debenture is for short term period, then it is an item of cash equivalent. ओके, आइटम ऑफ कैश इक्विवेलेंट। मैं आपने नहीं लिखी तो वीडियो पॉज करके लिखना, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। हाउएवर, if investment of rupees 10 lakhs made in debentures is for long term period, then as per AS3 it should be shown as cash flow from investing activity. अब मैं उसको कब मानूं, देखो 1 मिनट 2 मिनट आप लिख सकते हो बाद में, पहले मेरी सुनो। तो कहता है एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ, एक आता है उसमें बेटा कैश इन हैंड आएगा, बैलेंस विद बैंक एंड शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विद इन मैच्योर विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा, मैंने दोनों ऑल्टरनेट बता दिया, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन है तो वो आपका हो गया फिर कैश इक्विवेलेंट, अगर उससे ज्यादा तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे एक नोट लिखेंगे, लेकिन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 an investment qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity of say 3 months or less from the date of acquisition. ओके तो बेटा अगर मैं बोलूं विद इन 3 मंथ मैच्योर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, तो फिर वो कैश इक्विवेलेंट। अगर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन 3 मंथ नहीं हो रहा तो फिर क्या हो जाएगा आपका, वो इन्वेस्टमेंट। ओके, अब आप इसको लिख लो। अगर आपने ये नहीं लिखा, आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लो, इसको लिख लो। अगर नहीं लिखे तो वीडियो पॉज कर लेंगे आप। ओके, अब एक और नेक्स्ट बेटा एग्जामिनेशन क्वेश्चन हमारा करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। इंटेलिजेंट लिमिटेड ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी एज द फॉलोइंग एंट्रीज इन इट्स बैंक अकाउंट
It has sought your advice on the treatment of the same for preparing cash flow statement. Loans and advances given to the following and interest earn on them. अब आपको बताना है बेटे, सिंपल है, यहीं पे इसको भी यहीं पे लिख सकते हो, तो फिर इसके ना एक कुछ नहीं, वो दूसरे क्वेश्चन में पूछा, ठीक है, इसको भी यहीं लिख सकते बेटा। अब देखो आपने लोन्स एंड एडवांस किसको दिए और उस पर इंटरेस्ट मिला, सप्लायर को दिए, तो कौन सी एक्टिविटी सप्लायर को दिए, तो कौन सी एक्टिविटी है ये, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सप्लायर को दिया आपने, उस पर इंटरेस्ट मिला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एम्प्लॉय को दिए, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उस पर इंटरेस्ट मिला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, सब्सिडियरी में आपने लोन दिए थे और उस पर इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये भी मटेरियल का क्वेश्चन है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। इंटरेस्ट मेड इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड, इंटरेस्ट मेड इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव। अब आपने इन्वेस्टमेंट किए थे बेटा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, उसके बाद आता है बेटा आपने क्या पे करे, डिविडेंड पेड। अब डिविडेंड कब पे करते, जब शेयर्स इश्यू करते, शेयर्स इश्यू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो डिविडेंड पे करना भी फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नॉट टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बताओ मेरे को बेटा, आपने इंटरेस्ट अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे आया तो वो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस पे इंटरेस्ट आना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पे टीडीएस कटना भी कौन सी एक्टिविटी बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू। अब एडवांस गिवन टू सप्लायर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उस पर इंटरेस्ट कटना, इंटरेस्ट देना, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर उस पर टैक्स काटना, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप मेन एक्टिविटी को देखना, उससे ही सब कनेक्टेड है, तो जो मेन एक्टिविटी हो कनेक्टेड चीजें भी वही एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं नीचे। नॉट इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय फायर। अब समझना, इंश्योरेंस क्लेम मेरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, लेकिन लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट खरीदना कौन सी एक्टिविटी होती, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उसका लॉस और क्लेम मिला, वो भी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन AS3 क्या होता है, इसको अलग से बताओ, बताएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन अलग से बताना रहेगा। तो लिखेंगे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टू बी शोन अंडर ए separate heading as cash flow from investing activity। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताएंगे और सेपरेट बताएंगे। ओके, डन। तो ये भी हो गया बेटा हमारा। अब उसके बाद हम आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद फिर डायरेक्ट मेथड आएंगी, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चन है, वो भी कर लेते। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, कब आया था, मई 2016 में आया था। ओके, देखते क्या कहता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी एज पर AS3 कैश फ्लो। अब आपको बताना है कौन सी एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, बैंक ने पे किया, उसका तो काम ही है लोगों लोन लेना देना, तो उस पर इंटरेस्ट लेना देना भी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड, डिविडेंड कब पे करते, जब आप शेयर्स इश्यू करते, तो शेयर्स इश्यू करना कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी। सो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और अब आपने टैक्स डिडक्ट इंटरेस्ट रिसीव, अब सब्सिडियरी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर, उस पर इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पर इंटरेस्ट मिलना भी क्या बेटा, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो टैक्स उस पर कटा, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, डिपॉजिट विद बैंक फॉर ए टर्म ऑफ 2 years, 2 साल के लिए बैंक में जमा कर, तो ये बैंक में जमा हमारा,
तो ये आपने इन्वेस्ट करे डिपॉजिट फॉर ए टर्म ऑफ 2 ईयर, तो डिमांड डिपॉजिट नहीं, जब निकाले आप आपकी मर्जी फट से निकाले, आपने जमा करा है 2 साल के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर आप कम पीरियड के लिए जो कराते हैं ना 3 महीने से अंदर, वो कैश इक्विवेलेंट होता है इन्वेस्टिंग है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब 3 महीने आप नहीं बोल सकते बैलेंस शीट खत्म हुई और वो 3 महीने में आपका मैच्योर होने वाला बैलेंस शीट डेट से, तो वो आपकी कैश इक्विवेलेंट ना, वो कैश इक्विवेलेंट जो 3 महीने में मैच्योर हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन से, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टुवर्ड्स लॉस ऑफ मशीनरी। अभी मशीनरी परचेज कर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पर क्लेम मिला, वो भी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक मिनट, इसको आप वैसे ही लिख दो, अब आपके जगह नहीं होगी, आपने अगर आपने बुक में लिखे तो एडजस्ट करना बेटा, आप लिख लो इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी item to be shown as a separate heading under cash flow from investing activity, cash flow from investing activity, okay। अब उसके बाद बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री पास करो बेटा, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। अभी तो यहाँ पे कैश में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, जैसे नो लिखा है पे, नो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैसे एक इनडायरेक्ट मेथड होती है बेटा, उसमें आपको सिखाऊंगा, बैड डेट को एडजस्ट करना पड़ता है, पी वो अलग चीज है, बात का डिस्कशन है, तो बैड डेट को वहां पे एडजस्ट करते हैं नॉन कैश आइटम एंड ऑल। एनीवेज, अभी आप नो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट बेटा, खत्म। विच एक्टिविटी डज द परचेज ऑफ बिजनेस फॉल अंडर एंड वेदर द नेटिंग ऑफ एग्रीगेट कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस यूनिट इज पॉसिबल। अभी क्या क्या आ रहा है समझना इसको, ये कहता है कि हमने बिजनेस खरीदे और बिजनेस बेचे, एक बिजनेस खरीदता हूं और एक बिजनेस बेचता हूं। तो पहली चीज तो बेटा मैंने बिजनेस खरीदा, इसको मैं कहता हूं बिजनेस नंबर 2, और ये बिजनेस नंबर 1। तो मैंने ये परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस, तो ये परचेज ऑफ बिजनेस कौन सी, आपने पूरा व्यापार खरीद लिया, बिजनेस खरीद लिया किसी का, तो इसे कहते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने इस कंपनी में पूरा इन्वेस्ट कर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये एक क्वेश्चन था कि परचेज ऑफ बिजनेस कौन सी कैटेगरी में जाता है, वो भी मैं लिखा के दूंगा, समझाने ऐसा लिख रहा हूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन अगर मैंने कोई सेल ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस था मेरा, उसको बेचा मैंने, सेल ऑफ बिजनेस, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन सपोज बेटा मैं कहता हूं इसको मैंने बेचा 500 करोड़ में और इसको मैंने खरीदा 400 करोड़ में, तो ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन क्या मैं नेट बता सकता हूँ, ऐसा बता सकता हूँ क्या, मैं बता सकता हूँ नेट 100 बता सकता हूँ, नेटिंग ऑफ एग्रीगेट कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल और एक्विजिशन, बेचने और खरीदने का नेट बताओ, 500 में बेचा 400 में खरीदा, तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं 100 बता सकता हूँ नेट, नहीं। AS3 कहता है आप ऐसा नहीं बता सकते, आप अलग से बताओ कि सेल ऑफ बिजनेस में आपको कितना इनफ्लो हुआ और परचेज ऑफ बिजनेस में आपको कितना आउटफ्लो हुआ। है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन दोनों का नेट करके नहीं बता सकते, आपको अलग अलग बताना है। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो, आप इसको लिख लो ऐसा, अगर मैं आपको लिखा दो अच्छे से लिखा के दो कि एग्जाम में कैसा लिखना रहेगा, ओके। लिखेंगे परचेज, अब प्रॉब्लम एक अगर आपने बुक में लिखे होंगे मेरे नोट्स में तो आप ये तो बना लोगे, लेकिन एक सेंटेंस लिखा के दो, कोशिश करना वहीं पे कहीं लिख लो आपका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप चाहो तो नोटबुक पे आपने शुरू करना, नेक्स्ट क्वेश्चन से करना ही पड़ेगा, और डायरेक्ट मेथड के फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है। परचेज ऑफ बिजनेस फॉल्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
as per AS3 cash flow statement, the aggregate cash flow from the cash flow arising from acquisition and from disposal of other business units should be presented separately and classified as investing activity. Thus, netting of aggregate cash flow from disposal and acquisition of business units is not allowed. Is not allowed. Is not allowed. तो आपको नेटिंग करना अलाउ नहीं है, दोनों को अलग अलग लिखना है. ठीक है बेटा. तो आज हम यहीं पे खत्म करते. फ्रॉम नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट मेथड और फिर हम वो करना शुरू करेंगे. तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हुआ है, सिर्फ अपने एक्टिविटीज के बारे में देखो और इंट्रोडक्शन के बारे में बात की. आज होमवर्क भी कुछ नहीं बेटा, आज सिर्फ इतना ही. विल स्टार्ट. अब आपको होमवर्क आपको नेक्स्ट सेशन से देता हूँ, डोंट वरी. ओके, थैंक यू सो मच.